सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों का जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम एनआईओएस क्लास 10 के अंतर्गत जो गृह विज्ञान विषय है, इस विषय के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं, उन चैप्टर के हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने 4 पार्टों का रिवीजन करवाया था एक ही वीडियो में, तो इस वीडियो में भी हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5 पार्ट आपके रिवीजन हो जाए। तो देखिए, ये जो चैप्टर है वो संक्रामक रोग तथा जीवनशैली रोग से संबंधित है। तो इस पार्ट से भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो मैंने इन पार्टों के अंदर जो हाईलाइट कर रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जिसको आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ ही लिया होगा। संपूर्ण चैप्टर मैंने विस्तार से भी पढ़ा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एनआईएस क्लास 10 की जो होम साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर से आप उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं और उनको देखकर अपने गृह विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी पार्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको विस्तार से वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्योंकि रिवीजन होगा, जिससे क्या होगा कि एक वीडियो के अंदर आपके 4 से 5 पार्टों का रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं कि देखो रोग क्या है। देखो, संक्रामक रोग और जीवनशैली रोग क्या होता है। जैसे कि पाठ का नाम है संक्रामक रोग और जीवनशैली रोग। तो संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक से दूसरे को छूने से, वस्तु का इस्तेमाल करने से या वायु के संपर्क द्वारा वायु से या जल से वो फैलते हैं। तो संक्रामक यानी फैलना। जीवनशैली रोग वो होते हैं जो हमारी गलत आदतों की वजह से होते हैं, जैसे कि मधुमेह है, मोटापा है, ठीक है, हाइपरटेंशन है। तो ये ऐसे रोग हैं। तो अब देखते हैं रोग है क्या, कि वास्तव में हम रोग किसे कहते हैं। तो रोग, देखो, रोग बेचैनी की वह स्थिति है जिसमें शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। रोग की अवस्था स्वास्थ्य की अवस्था के विपरीत स्थिति है, जिसमें हमारे शरीर की जो सामान्य रूप से जो हमेशा काम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं तब, तो वो कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाती है। जैसे कि आप बीमार हो गए तो आप सामान्य दिनों के जैसे आप काम नहीं कर पाओगे, आपको बेचैनी अनुभव होगी। और साथ में प्रत्येक रोग जो है वो कुछ ना कुछ लक्षणों को लेकर आता है। तो प्रत्येक रोग के कुछ ना कुछ लक्षण रहते हैं। जैसे आपको मान लो फ्लू हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गई, तो आपके नाक से पानी बहने लगेगा, आपका शरीर का तापमान थोड़ा गिर जाएगा, है ना, सर में दर्द रहेगा। तो हर रोग अपने विशिष्ट लक्षण के साथ उत्पन्न होता है। अगले देखो, अब देखते हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और जीवनशैली रोग। अब देखो, प्रतिरक्षण प्रणाली किसे कहते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए हम कई तरह के खान पान पर ध्यान रखते थे अपना। ठीक है, विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों को ज़्यादा खाते थे। तो अब देखो, प्रतिरक्षा क्या होती है, कि प्रतिरक्षा हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली होती है, जो हमारे शरीर को अनेक तरह के रोगों से बचाती है। तो इस प्रतिरक्षा प्रणाली में जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जो रोगाणु से लड़ने के लिए सैनिक के रूप में कार्य करती है। तो देखो, प्रतिरक्षा में क्या होता है कि ये हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। जो हमारे शरीर के अंदर खून होता है, खून दो तरह का होता है, एक तो लाल रक्त कणिकाएं होती है, एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करती है और वो रोगों से लड़ती है। जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए सैनिक के रूप में कार्य करती है। जिस प्रकार एक सैनिक जो युद्ध के अंदर दुश्मनों से लड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करते हैं तो उससे श्वेत रक्त कोशिकाएं लड़ती हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणु से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधी यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ठीक है, तो उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो कब जब क्या होता है कि जब ये प्रतिरक्षा प्रणाली जब रोगों से लड़ती है, तो जब प्रतिरक्षा प्रणाली पर जो रोगाणुओं के बीच जब लड़ाई होती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली जिस रोग से संबंधित प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में होती है, तो वो जो प्रतिरक्षा प्रणाली अगर रोगाणु पर हावी हो जाती है तो हम उस बीमारी से बच जाते हैं। लेकिन वो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी कमजोर होती है और रोग उस पर हावी हो जाता है, रोगाणु उस पर हावी हो जाते हैं तो हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कि जब प्रतिरक्षा प्रणाली हावी हो जाती है रोगाणु पर तो फिर हम उस रोग से बचते हैं, और प्रतिरक्षा प्रणाली पर वो रोगाणु हावी हो जाते हैं तो हम उस रोग के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए हमें अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए। तो देखो, किसी विशेष रोग का प्रतिरोध करने की शरीर की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखो, प्रतिरक्षा भी अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग होती है। जैसे अब मान लो भी कोरोना का दौर आया था, जब सभी को कोरोना का संक्रमण हो रहा था, तो उस कोरोना नामक बीमारी से बचने के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न करने के लिए हमें वैक्सीन लगाई गई थी। ठीक है, टीके लगाए गए थे। तो वैक्सीन टीके तो हमारे बचपन में अन्य रोगों के भी लगाए हुए हैं। तो बच्चों के अलग अलग तरह के रोगों से बचने के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। जैसे कि टिटनेस का टीका है, बीसीजी का टीका है। वो क्या कार्य करता है, वो यही तो कार्य करता है एक विशेष रोग के प्रति। वो मान लो टिटनेस का जो टीका लगा, वो टिटनेस रोग के प्रति जो है उस पर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगा। बीसीजी का टीका लगा है वो आपको तपेदिक से बचाने का काम करेगा।
कोरोना का वैक्सीन लगाया वो आपको कोरोना रोग से बचाने का काम करेगा। तो प्रत्येक किसी विशेष जो रोग होता है उस रोग के प्रतिरोध के लिए अपने शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उस प्रतिरोधक क्षमता के लिए अलग तरह के वैक्सीन भी लगाए जाते हैं। साथ में हमें पौष्टिक आहार भी हमें लेना होता है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं कि संक्रामक रोग। अब पूछा जाता है संक्रामक रोग क्या है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग या संक्रामक रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि एक से दूसरे में फैलता है, जो स्पर्श के माध्यम से, रोगी के तौलिए, रुमाल आदि के प्रयोग से, वायु, भोजन या जल के माध्यम से, या संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से होता है। ठीक है, जैसे कि अब उदाहरण दे रखे हैं कि संक्रामक रोग के उदाहरण क्या क्या है। तो ये दे रखा है कि एनोफ्लेजा, पोलियो, मोतीजरा, खसरा, मम्स, छोटी माता, तपेदिक आदि जो रोग है ना, वो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार एड्स जो है, ठीक है, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो ये इस तरह से के रोग पूछे जा सकते हैं। तो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में 4 रोगों के नाम दिए, उसमें पूछा गया कौन सा रोग संक्रामक नहीं है या कौन सा रोग जीवनशैली नहीं है। तो आपको इन रोगों का ध्यान रखना है। ठीक है, मोटा मोटा ध्यान ये रखना है कि संक्रामक रोग क्या है, कौन से उसके प्रकार होते हैं, जीवनशैली रोग क्या है और वो कौन कौन से होते हैं, उसको बचने के उपाय क्या है। अगला, संक्रामक रोग क्या है या फिर संक्रामक रोग का क्या कारण है। ठीक है, देखो, संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होते हैं जिन्हें कीटाणु या परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, हमारे अंदर की बॉडी को वो खाएंगे और फिर अपने अपनी जो संख्या को बढ़ाएंगे। तो जो कीटाणु और परजीवी कहते हैं वे ये रोगाणु हर जगह यथा, हर जगह कहाँ यथा, जैसे कि वायु, जल, संक्रमित मिट्टी आदि में उपस्थित होते हैं। जब रोगाणु दूषित भोजन और जल, वायु संपर्क अथवा कीटों के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने से रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमें जल द्वारा, मतलब आपने दूषित पानी पी लिया, आपने दूषित खाना खा लिया, ठीक है, आपने संक्रमित मिट्टी के अंदर चले गए या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो वो रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। रोगाणु के हमारे शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण के प्रकट होने के बीच की अवधि को जो है वो उद्भवन अवधि कहते हैं। यानी उद्भवन अवधि कैसे कहते हैं कि रोगाणु ने हमारे शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद तुरंत हमें उस रोग के लक्षण प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वो अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो अपनी रोगाणु जो है अपनी संख्या को बढ़ाएगा और जब उस रोग के लक्षण हमें दिखने लगेंगे तब उसकी जो बीच की समय अवधि है उसको उद्भवन अवधि कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि तपेदिक की बीमारी है ना, या टाइफाइड है। टाइफाइड का जो संक्रमण आपके पानी के जरिए, दूध के जरिए आपकी बॉडी में गया, वो कीटाणु आपकी बॉडी में गया, तो ऐसा नहीं कि आज आपने दूध पिया, अभी आपने दूध पिया और उसमें संक्रमित था वो दूध, है ना, तो आज के आज ही आपको वो रोग हो गया। नहीं, वो संक्रमित कीटाणु आपकी बॉडी में गया है दूध के जरिए, पानी के जरिए, और फिर उसके लक्षण से जो है 15 से 20 दिन दिखाई देते हैं। तो 15 से 20 दिनों के बीच में उसने क्या किया, उसने अपनी संख्या को अपनी बॉडी में बढ़ाया, हमारे शरीर में बढ़ाया और फिर उसके लक्षण हमें शरीर में दिखाई देने लगे। यानी हमारे शरीर में बुखार रहने लगेगा, हाथ पैर दुखेंगे, या फिर अन्य जो लक्षण है, हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ कुछ अन्य लक्षण हमें दिखाई देंगे। ठीक है, हमारे शरीर है जो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, तो 15 दिन क्या कहलाया, उसके उद्भवन अवधि का समय कहलाया। तो रोग के जो रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोग के उत्पन्न होने की या रोग के लक्षण दिखने की जो प्रक्रिया होती है, जो बीच का समय होता है, वो है उद्भवन अवधि कहलाता है। अवधि का मतलब होता है समय। विभिन्न रोगों के लिए उद्भवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। अब ऐसा नहीं कि हर रोगों के लिए उद्भवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लो आपने कोई दूषित खाना खा लिया, फूड पॉइजन हो गया, तो उसको आपके 24 घंटे में असर दिखने लगेगा। ठीक है, मलेरिया है वो 2-3 दिन में, मच्छर के काटने के बाद जो मलेरिया होता है वो 2-3 दिन में उसका असर दिखने लगता है। तो विभिन्न रोगों के उद्भवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रहता है। जो बीच का समय है, जब तक उसके रोग के लक्षण नहीं दिखते हैं तब तक वो रोगी जो स्वस्थ दिखाई देता है, किंतु उसके शरीर में रोग के कीटाणु विद्यमान रहते हैं। लेकिन शरीर में क्या है, उस रोग के कीटाणु विद्यमान है और कीटाणु अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं और अपने उस उद्भवन अवधि समाप्त होते ही वो अपने रोग के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। अब देखो, संक्रमण रोग किस प्रकार फैलता है। तो संक्रमण रोग के फैलने के कारण क्या है कि भोजन और जल, वायु, जल संपर्क और कीटाणु। तो भोजन से फैलता है, वायु से फैलता है, संपर्क से फैलता है और कीटाणु से फैलता है। जब हम दूषित भोजन कर लेते हैं, ठीक है, बिना ढका हुआ खाना खा लेते हैं, वो भोजन संदूषित हो जाता है ना, तो वो खाना जो है हमारे शरीर में जाएगा, भोजन या जल, और हमें वो रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, हमें रोग
हो जाएगा। ठीक है, तो अस्वस्थ स्थिति में पकाने और परोसने संचित करने वाला भोजन होता है। गंदे हाथों और बर्तनों में अगर हमने खाना खाया है, मक्खियों से जो कि कूड़े कचरे और गंदगी के ढेरों से रोगाणु को भोजन पर ले आती है, अगर इस तरह से वो भोजन क्या होता है, दूषित हो जाता है। अगर पूछा जाए कि भोजन संदूषित जल और भोजन संदूषित कैसे होता है, तो ये आपको लिखना है कि इस वजह से भोजन और जल संदूषित संदूषित यानी कि प्रदूषित या दूषित हो जाता है। पीने का जल सुरक्षित स्रोतों से लेना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी पीने का पानी आप भरो वो अच्छे साफ सुथरे स्रोत से लेना चाहिए। कुएं, तालाब, नदियाँ और यहाँ तक कि हैंडपम्प का जल आमतौर पर असुरक्षित होता है और उससे रोगों को उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं। हेपेटाइटिस, हैजा, टाइफाइड आदि रोग इसी तरह फैलते हैं। तो ये बता रखा है। अब है वायु। देखो, वायु से भी जो है रोगाणु फैलते हैं कि खांसने छींकने से रोगग्रस्त व्यक्ति के रोगाणु हवा में प्रवेश कर जाते हैं और जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, कम हवादार घरों, सिनेमा घरों में वायु में इन रोगाणुओं के विद्यमान होने की संभावना अधिक रहती है। यही कारण है कि जब संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति हो तो हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए। तो ये हुआ था कोरोना रोग, जो संक्रामक रोग था। तो वो भी क्या, छींकने खांसने की वजह से हवा में उसके रोगाणु के रोगी कीटाणु मिल जाते हैं। तो हमें कहा गया था कि आप मास्क लगाइए, है ना, दूरी बना के रखिए लोगों से। तो ये कारण होता है। तो ऐसे में जो संक्रामक रोग से पीड़ित होते हैं, जब हम संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए, वरना दूसरे व्यक्ति भी उस रोग से संक्रमित हो जाएंगे। अगला संपर्क के कारण भी होता है। संपर्क मतलब जैसे कि प्रत्यक्ष संपर्क या अप्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष संपर्क में हम सीधे सीधे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। अप्रत्यक्ष यानी हमें पता ही नहीं है, हमने किसी उस संक्रमित व्यक्ति की वस्तु को छू लिया, हमें नहीं पता था कि ये उस संक्रमित व्यक्ति की ही इस्तेमाल किया हुआ वस्तु है। देखो, प्रत्यक्ष संपर्क से तात्पर्य है कि आप वास्तव में रोगी को स्पर्श करें या उसके साथ यौन संबंध स्थापित करें, जैसे डिप्टीरिया, कोलेरा, तपेदिक, निमोनिया, मिजल्स, मेनिनजाइटिस जैसे रोग प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आने के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्स या मस्सा, हर्पीस, आतसक, सुजाक तथा HIV एड्स जैसे रोग रोगी के साथ यौन संबंध स्थापित करने के कारण होते हैं। जब आप रोगी की वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे कंघी, तौलिए, कप आदि, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आते हैं। यानी सीधे सीधे ना आके आप किसी रोगी की जो वस्तु है, अगर उनका आपने इस्तेमाल कर लिया, आपको पता नहीं था, तो आप उस रोग के संपर्क में आ जाएंगे। चलो, इसी तरह से ये रोग फैलता है। चलो आगे देखते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि प्रत्यक्ष जो संक्रमण प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे संक्रमण रोग होता है। अब कीटाणु के कारण भी संक्रमण रोग होता है। कई रोग कीटों द्वारा फैलता है। मक्खियों, कूड़े कचरे, गंदगी के ढेरों से अपने शरीर पर रोगाणु लेकर जिसका भोजन पर बैठती है उसे संदूषित कर देती है। देखो, जो कूड़े कचरे पर जो गंदगी होती है, गंदगी का ढेर होता है, कूड़ा कचरा होता है, उस पर जो मक्खियाँ होती है भिनभिनाती रहती है और वो वहाँ पर बैठती है और रोगाणु कीटाणु जो है वो लेकर वो भोजन पर बैठ जाती है ना, जिससे और जो शरीर वो भोजन दूषित हो जाता है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इससे हैजा जैसे रोग फैलते हैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू तथा जापानी दिमागी बुखार होती है। अब देखो, रोग के रोकथाम के उपाय। अब जो भी संक्रमित रोग है उसको रोकने के उपाय क्या क्या है कि रोगी की व्यक्तिगत वस्तु अथवा कपड़े, बर्तन अलग रखे जाने चाहिए। घर में पानी ढके हुए बर्तनों में ही रखना चाहिए। ठीक है, और ये सुनिश्चित करें कि पानी रोगाणु रहित हो। इसे 10 मिनट तक उबालें। दूध को प्रयोग करने से पहले उबाल लें। सभी खाद्य पदार्थों, यहाँ तक कि बचे हुए पदार्थों, कटी हुई सब्जियां, फलों, मिठाइयों आदि को ढककर रखना चाहिए। इसके अलावा बाजार के कटे हुए फलों, सब्जियों आदि का प्रयोग न करें, है ना, और उन्हें नहीं खरीदे। खाद्य पदार्थ, दूध या पानी रखने से पहले सभी बर्तनों को धो लें। खाना पकाने और खाने से पहले या शौच के बाद साबुन को अच्छे से हाथ से धोए, अच्छी तरह से हाथों को धो लें। आपका घर और कार्य करने का स्थान हवादार होना चाहिए ताकि धूप और हवा पर्याप्त मात्रा में घर में आ सके। जब महामारी फैले तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, सिनेमा घरों में नहीं जाना चाहिए। नियमित रूप से स्नान करें, नाखून साफ रखें, छोटे रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता, है ना, बनी रहे। इससे अपने बालों को भी नियमित रूप से धोए। इसके अलावा है अपने घर और आसपास के वातावरण को भी हमें साफ रखना है। अपनी नालियों को साफ रखना, घर में जो नालियाँ है उसको बनी हुई है उसको साफ रखना है। खिड़की, दरवाजे, है ना, उसको साफ सुथरा रखना है। खुले में शौच नहीं करना है। स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करें। अगला है, वहाँ ना थूकें। यहाँ वहाँ हमें नहीं थूकना है। खांसी आने पर अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल का प्रयोग करें। ठीक है, और बच्चों को अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन्म के पश्चात सभी प्रतिरक्षक टीके
लगवाएं। तो इस तरह से जो है हम संक्रामक रोग से बच सकते हैं। अगला है जीवनशैली रोग या गैर संक्रामक रोग। तो देखिए जीवनशैली रोग क्या होता है। कई रोग ऐसे होते हैं जो हैजा, स्पर्श, वायु, भोजन, जल या यौन संपर्क के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो नहीं होते हैं। ये रोग गंदा खाना खाने या खराब जीवन शैली या आदतों के कारण विकसित होते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह या हाइपरटेंशन। इस प्रकार के रोगों को जीवनशैली रोग कहते हैं। यानी ये रोग जो है वायु, भोजन, यौन संपर्क या जल आदि से नहीं फैलते हैं, क्योंकि छूने से ये एक दूसरे से संक्रमित नहीं होते। ये तो हमारी जो है खराब जीवन शैली होती है, हमारी खराब आदतें होती है, उसकी वजह से होती है। मान लो कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है, या फिर कोई ज़्यादा तेली वस्तुएं खाता है, ठीक है, तो उससे उनकी आदतें खराब है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, बैठा रहता है, तो उससे मोटापा बढ़ जाएगा, कैलोरी बर्न नहीं होगी। ज़्यादा शक्कर खाता है यानी ज़्यादा मीठा खाता है, उसको मधुमेह रोग हो जाएगा। तो उसकी खुद की खराब जीवन शैली की वजह से ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जीवन शैली या गैर संक्रामक रोग। अब देखो जीवन शैली रोग को गैर संक्रामक रोग भी कहा जाता है। तो अब ये जो जीवन शैली रोग है, ये गैर संक्रामक रोग है, वो जो है ये दीर्घकालीन रोग होते हैं। दीर्घकालीन का मतलब यानी अचानक नहीं होते। यानी आप मीठा आज से खाना स्टार्ट किया, आप अभी मीठा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको कल ही शुगर हो जाएगा या मधुमेह का रोग हो जाएगा। लंबे समय के बाद में आपको उस रोग के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। यानी धीरे धीरे आपके अंदर वो बीमारी पनपती जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बहुत लंबे समय के बाद में उस बीमारी के लक्षण आपको प्रकट हो गए। तो ये दीर्घकालीन रोग है। ये रोग सामान्यतः लंबी अवधि में विकसित होते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इनके लक्षण नजर नहीं आते, यानी शुरुआत में इसके लक्षण आपको नजर नहीं आएंगे, किंतु इन रोगों से पूर्णतः विकसित हो जाने के पश्चात व्यक्ति का स्वास्थ्य लंबे समय तक खराब रहता है। लेकिन अगर ये रोग हो गया तो फिर व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो लंबे समय तक प्रभावित रहेगा। जीवनशैली रोग अब भारत जैसे विकासशील देशों और तथा युवा वर्ग या उत्पादन आयु समूह में दिखाई दे रहा है। इससे उत्पादकता और देश के विकास में कमी आ रही है, क्योंकि आज के जो हमारे भारत में जो विकासशील देशों के अंदर जो है, या हमारे भारत में भी हम देखें तो युवा वर्ग है, ये जो उत्पादन समूह है, उत्पादन आयु वर्ग, यानी कि जो 18 से लेकर 50 साल के बीच के जो आयु वर्ग के लोग होते हैं वो उत्पादन करते हैं, यानी कि जो हमारे देश के अंदर विकास के अंदर सहायक करते हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिल रही है, जीवनशैली रोग, क्योंकि उनकी आदतें खराब हैं और ये दीर्घकालीन स्थितियाँ हैं। जीवन भर का वित्तीय बोझ भी उत्पन्न कर देता है। अचानक जब ये रोग के जब उत्पन्न होता है तो लंबे समय के बाद इसका लक्षण प्रकट होता है और फिर जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये वित्तीय आर्थिक बोझ भी उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे है कि इनकी रोकथाम आसानी से की जा सकती है, किंतु इनका उपचार संभव नहीं है। रोकथाम तो हो जाएगी लेकिन उपचार संभव नहीं है। देखो रोगों को दो प्रकार से विभाजित किया गया। तो ये जो जीवनशैली रोग है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिवर्तनीय, जिन्हें हम परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे भोजन संबंधी आदतें, शारीरिक गतिविधियों का स्तर, लत तथा तनाव आदि को हम दूर करके, ठीक है, उसमें अच्छे जीवन शैली को अपनाकर हम जो इन रोगों को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कुछ गैर परिवर्तन रोग भी होते हैं जीवन शैली में जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे आयु और अनुवांशिकता। भाई आपको आयु के अनुसार कोई रोग हो गया, आपकी उम्र के अनुसार आपको रोग हुआ, या फिर आपकी अनुवांशिकता है, आपकी फैमिली में किसी को कोई रोग है और वो रोग अनुवांशिकता के कारण आपके अंदर भी आ गया, ठीक है, तो उसको तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, है ना। इसके अलावा हमने देखा है कि अधिकांश लोग धूम्रपान करते हैं और मद्यपान का सेवन करते हैं, जो कि स्वास्थ्य को हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, जिससे भी जीवनशैली रोग होता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग पौष्टिक आहार नहीं खाते, संतुलित भोजन नहीं लेते, और बाहर जो जंक फूड है, फास्ट फूड है ना, बाहर की सब्जियां है, उसको हम जो जंक फूड है उनको हम लेते हैं। इसके अलावा हर जगह की चीज़ हम खा लेते हैं, ठीक है, शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं, हम दूध का उपयोग ना करके जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसका उपयोग करते हैं, और पैदल नहीं चलते हैं, ठीक है। और हमारे दैनिक कार्यों के अधिक से अधिक हम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं, जिससे हमारा शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं हो पाता, तो इसके कारण भी जीवन शैली रोग विकसित होते हैं। तो कई बार जो है ना, तो मोटापा बढ़ गया है, ठीक है, मोटापा अधिक होने के कारण जो है उसके अंदर शरीर में मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, हृदय संबंधी रोग है आदि के जन्म देने के मुख्य कारण होते हैं मोटापा। आगे देखो जीवनशैली रोग का निवारण का क्या उपाय है। देखो प्रतिदिन हमें घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, और लिफ्ट और शौचालय सीढ़ियों के स्थान पर हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना है ना। भोजन के सही समय पर संतुलित आहार ले, भोजन को जो लेते हैं तो सही समय पर ले और संतुलित आहार लेना चाहिए। पर इसको जो पेट जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके सेवन से बचें। ज़्यादा शर्करा यानी ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा वर्षा यानी ज़्यादा तेलीय वस्तु खाना, ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा कैलोरी वाली मात्रा वाला खाना खाने से हमें बचना चाहिए। इससे अच्छा है कि हमें रेशेदार उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन वाला खाना है, खनिज यानी कि लोह तत्व, कैल्शियम वाला और विटामिन वाली मात्रा वाला खाना हमें खाना चाहिए।
और इसके अलावा बताया गया है कि संपूर्ण अनाज जैसे सीरियल्स यानी गेहूं का आटा, ज्वार, बाजरा का सेवन करें और परिष्कृत भोजन जैसे मैदा आदि से बचें। प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम मौसमी फल या सब्जियों का सेवन करें। प्रचुर मात्रा में पानी पिए। जीवन में तनाव से बचें और धूम्रपान और मदिरापान का सेवन ना करें। ठीक है, बैठे रहने और टीवी देखने की बजाय हमें जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर हमें गेम खेलना चाहिए। आउटडोर जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है आदि हम खेल खेलें और अपने जीवन शैली में सुधार करें। इससे हम जीवन शैली रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, और आगे बताया गया कि घर पर ही रोगी की देखभाल, अगर कोई संक्रामक रोग घर पर हो जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग हो गया तो संक्रामक जो रोगी होता है उसका घर पर देखभाल हम कैसे करें। रोग की तीव्रता बढ़ने की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल चिकित्सक के पास ले जाएं। चिकित्सक की सलाह पर अमल करें। वह जो भी दवाइयाँ दे उसे समय पर ले। रोगी को चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपयुक्त संतुलित आहार हमें देना है। इस बात का ध्यान रखें कि रोगी पर्याप्त आराम कर रहा है। रोगी का कमरा साफ सुथरा हो और रोगी के कपड़े प्रतिदिन बदले और यदि संभव हो तो उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। देखो, ये होम साइंस की जो मोस्ट लाइनें हैं, इसको आप अपनी जो नोटबुक है, अपनी कॉपी है, उसमें आप लगा सकते हो या फिर वीडियो का बार बार देखोगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ रोग हैं जिसके रोग का नाम लिखा गया है, उसके लक्षण बताए गए, उसकी उद्भव अवधि बताई गई है और रोगों का प्रबंधन बताया गया है, रोग से कैसे बचें। ठीक है, रोग किस तरह से संक्रमित होता है। तो इसमें कुछ मोस्ट रोग है जो कई बार पेपर में पूछा जाता है, जैसे कि हैजा। हैजा जो है भोजन और जल से फैलता है और इसके लक्षण ये है कि अचानक गंभीर रूप से दस्त लग जाते हैं, मल का रंग चावल के पानी जैसा हो जाता है, उल्टियाँ होने लगती है और पैरों में ऐंठन होने लगती है और रोगी को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में रोगी को ORS का घोल पिलाना चाहिए। उबला हुआ और ताज़ा जो है उबला हुआ पानी दे और ताज़ा सुपाच्य खाना देना चाहिए। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड भोजन जल से फैलता है और ये 14 से 21 दिन में इसकी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसके 14 से 21 दिन में लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि तेज सिर दर्द होता है, नब्ज की गति मंद हो जाती है और देखो नब्ज यानी कि आपकी नाड़ी की गति मंद हो जाएगी और उसके साथ आपको बुखार भी आएगा। जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है। अगला हेपेटाइटिस यानी पीलिया, ये भी भोजन और जल से फैलता है। पीलिया में ज्वर आता है, काला पीला मूत्र आता है यानी कि पेशाब का रंग पीला हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएगी, शरीर में सामान्य पीलापन आ जाता है, भूख नहीं लगती और जो है असामान्य रूप से बेचैनी रहती है। एनोफिलेजा ये वायु से फैलता है। ठीक है, जिसको फ्लू बोलते हैं, जिसे जुकाम भी कहते हैं अपन अपनी भाषा में, जिसमें ज्वर होता है यानी बुखार आने लगता है, सर्दी जुकाम और छींकी आने लगती है, सिर दर्द और बदन दर्द होता है और जी मचलाने लगता है। ये जो है इसके कीटाणु 1 से 3 दिन में दिखाई देने लगते हैं। तो दवाइयों से हम इसका ठीक कर सकते हैं। अगला है तपेदिक के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तपेदिक वायु से होता है क्योंकि वायु का जो है संचार हमारे फेफड़ों में होता है। तो इससे क्या, तो लंबे समय तक जो है खांसी रहती है, वजन में कमी आ जाती है और भूख नहीं लगती, अत्यधिक कमजोरी आती है, नब्ज की गति तेज और सीने में दर्द होने लगता है, सांस में दुर्गंध आने लगती है और ये क्या है कि 4 से 6 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे में हमें कैल्शियम से प्रचुर भोजन उसको देना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए और कम से कम इसका 1 वर्ष का उपचार चलता है। तो एक वर्ष का उपचार हमें करवाना चाहिए। अगला है टिटनेस। देखो, मलेरिया का आप लिखित हो कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। उसमें जो बुखार आता है, बार बार ठंडी लगती है, ठंडी लग के पसीना आता है, कभी ठंडी लगती है कभी पसीना आता है, सिर और बदन दर्द होता है, जी मचलाता है, उल्टी आती है। तो मलेरिया की दवा जो कुनेन वगैरह होती है वो ली जाती है। अगला टिटनेस। देखो, टिटनेस क्या होता है? टिटनेस जो है घाव पर धूल लगने, जंग लगी वस्तु के संक्रमण के कारण होता है। आप कहीं गिर गए, आपके घाव हो गए, उसको धूल लग गई, तो आप देखते हो ना, या फिर कहीं लोहे की लग गई, जंग लग गई, वस्तु से आप पे लग गई तो वह घाव हो गया, तो वो कीटाणु हैं वो आपके बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे में टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके लक्षण क्या है कि बेचैनी रहेगी, सिर दर्द रहेगा, ज्वर हो जाएगा, नहीं कि बुखार हो जाएगा, गर्दन में अकड़न आना, चबाने में निगलने में परेशानी होती है, जबड़े और मुंह की मांसपेशियों में खिंचाव और पीठ धनुषाकार आकार में मुड़ जाता है। ठीक है, तो जब इसके जो है बचाव ये है कि जब जब किसी व्यक्ति को इस तरह का जो फिट्स आने लग जाते हैं, यानी कि जबड़े और मुंह की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो जीभ को कटने से बचाने के लिए दांतों में के बीच रुई का गोला बनाकर रखें, स्वच्छता बनाए रखें, सभी चोटों को अच्छी तरह से साफ करें और टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। तो इस तरह से मोस्ट ये बीमारियाँ थी जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके कारण पूछे जाएंगे, लक्षण पूछे जाएंगे और बचाने के उपाय पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है देखो ORS का घोल तैयार करना। ORS का घोल हम कैसे तैयार करें? या देखो, बना बनाया ORS का घोल आता है जो केमिस्ट की दुकान पर हमें मिलता है। तो आप उसको जो गुनगुना पानी साफ करके और गुनगुने पानी को उबाले, उसको गुनगुना करें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें ORS के घोल को अच्छी से तरह से मिला ले और फिर इसको
पीने के काम में ले सकते हैं। शिशुओं को पिलाए इस घोल को तो कप में डाल के पिलाना चाहिए, चम्मच की सहायता से पिलाना चाहिए, बोतल का प्रयोग नहीं करना है। अगला है ओआरएस का घोल। अगर आपको घर पे ही बनाना है तो आप क्या करोगे, साफ पेयजल यानी बहुत साफ सुथरा पानी लेना है आपको, उसमें 8 बड़े चम्मच चीनी के डालने हैं और 1 बड़ा चम्मच नमक डालना है। तो ऐसा कर सकते हो कि आप जो है 8 छोटे चम्मच और 1 चम्मच नमक का, जब आप कम मात्रा में बना रहे हो तो चीनी में नमक को घुलने दें, इस घोल को अच्छी तरह से मिलाएं। अगला HIV एड्स। अब देखो यहाँ से पूछा जाता है कि HIV एड्स क्या है। तो HIV का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि HIV का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक ऐसा विषाणु होता है जो शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है। तो जब HIV विषाणु व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं तो एड्स का रोग आरंभ हो जाता है। देखो HIV से क्या होता है कि व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो अनेक रोगों से घिर जाता है और है ना उसको एड्स हो जाता है। एड्स का तात्पर्य है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV एड्स एक तीव्र संक्रामक रोग है जो अत्यंत क्षीणकारी है और व्यक्ति की उत्पादकता को प्रभावित करता है तथा इसका कोई उपचार नहीं है। HIV एड्स का विषाणु निम्न प्रकार से फैलता है। कैसे फैलता है ये, कि संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा, शारीरिक तरलों के आदान प्रदान से, ठीक है, आपने जैसे संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया है ना, टीके आदि लगाते समय, दूषित सुइयों का प्रयोग से, या गर्भाशय के दौरान, या शिशु जन्म के समय संक्रमित माँ से होने वाले बच्चे को हो सकता है। अब देखो HIV जो एड्स है ना, वो कैसे नहीं होता है। तो कई बार MCQ में 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है, फिर पूछ लेंगे है ना, कोई नहीं होगा कुछ में से कि नहीं फैलता, ये फैलता है तो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, गाल पर चुम्बन लेने से, एक ही शौचालय का क्रम से प्रयोग करने से, या संक्रमित व्यक्ति के निकट खड़े रहने से, वायु के माध्यम से अथवा छींकने खांसने आदि से, रोगी के कप गिलास प्लेट आदि के प्रयोग से, भोजन या जल से, ये HIV नहीं होता है, इनसे HIV नहीं होता है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि HIV के उपाय क्या है, क्या निवारण के उपाय है। तो यौन संबंध एक व्यक्ति के साथ सीमित रखें, यौन संपर्क के समय सुरक्षा अपनाएं, इंजेक्शन लगाते समय सदैव विसंक्रमित सुई का ही प्रयोग करें। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पर केवल पंजीकृत ब्लड बैंक से ही हमें उचित ढंग से परिरक्षित रक्त ही प्राप्त करें। HIV संक्रमित होने पर गर्भधारण के लिए चिकित्सा से परामर्श करें। तो देखो HIV जो है, HIV संक्रमण और एड्स सापेक्ष शब्द है, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है, सापेक्ष शब्द है, किंतु समान नहीं है। ये संभव है कि HIV संक्रमित व्यक्ति एड्स से पीड़ित न हो, अर्थात देखो जो HIV संक्रमित पीड़ित व्यक्ति है वो एड्स, उसको जरूरी नहीं कि एड्स हो जाए। अर्थात यदि HIV संक्रमित व्यक्ति पौष्टिक आहार लेता है और स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करता है तो वह एड्स से बचा रह सकता है और कई वर्षों तक उसकी उत्पादन क्षमता सुचारू रूप से रह सकती है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये वाला कंप्लीट होता है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। देखो अगला चैप्टर है कपड़ों की देखरेख तथा उनका रखरखाव। तो कपड़ों की देखरेख कैसे की जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, तो वो हम देखते हैं। देखो हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उनका रखरखाव भी करते हैं, उनको धोते भी हैं, उनको प्रेस करते हैं, उनको मांड लगाते हैं, है ना। तो कपड़ों की देखरेख करना जरूरी क्यों है, कि कपड़ों की देखरेख तथा अनुरक्षण की प्रक्रिया में झाड़ना, ब्रशिंग करना, हवा लगाना तथा कपड़े धोने की विधि की भूमिका उसमें होती है। जब हम कपड़े पहनते हैं तो वे गंदे भी होते हैं और उन्हें धोने की आवश्यकता होती है। गंदगी, दाग धब्बों, धूल, ग्रीस तथा पसीने के कारण कपड़े को धोना पड़ता है। यदि ये कपड़े लंबे समय तक बंधे रहें तो उसमें कुछ नुकसान होता है जो निम्न अनुसार है। तो हम पूछा जाता है यहाँ पर कि कपड़े को धोने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें दाग धब्बे, गंदगी, धूल है, मिट्टी है, धूल, पसीना, ग्रीस आदि के कारण कपड़ा जो है गंदा हो जाता है, तो उसको हमें धोने की आवश्यकता होती है। अगर हम बिना धोए कपड़े को पहनेंगे तो क्या होगा, दाग धब्बे तथा धूल आदि जीवाणु, फफूंद या अन्य हानिकारक जीवाणु के विकास के माध्यम से बन जाते हैं। तो देखो धूल मिट्टी लगी हो गई हमारे कपड़े में, पसीना है, फफूंद है, सॉरी ये जो धूल मिट्टी दाग धब्बे है वो हमारे कपड़े के अंदर जीवाणु फफूंद उत्पन्न करने के कारण बनते हैं। अगर इस कपड़े को हम पहनते हैं तो हमारी व्यक्तिगत साफ सफाई पर प्रभाव पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। मेले कपड़े अपनी ताजगी खो देते हैं तो उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। कपड़ों में धूल तथा दाग धब्बों को लंबे समय तक वैसे ही छोड़ने से कपड़े की मजबूती भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से, और दाग धब्बे लगे कपड़े पहनना किसी को अच्छा भी नहीं लगता, तो इस वजह से कपड़े धोना जरूरी है। अब ये कपड़ों को झाड़ना, ब्रश करना या हवा में रखना, तो अब ये तरीके बताए गए हैं कि हम किस तरह से कपड़ों को सुरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। तो झाड़ने से कपड़ों पर लगी धूल निकल जाती है, तो ये झाड़ने का ये मतलब हो गया कि कपड़े पर लगी हुई धूल निकल जाती है। तो जैसे कि मखमल है, कार्डाइड है, इसके अलावा सनील है, कंबल है, तो कालीन है, ऐसे जो कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं उनको हम रोज़ नहीं धो सकते, तो उनको हमें झाड़ना होता है। उस पर हम ब्रश करके उसकी मिट्टी धूल भी निकाल देते हैं। फिर है लॉन्ड्रिंग करना है, धुलाई करना। देखो लॉन्ड्रिंग क्या होती है,
लॉन्ड्री का तात्पर्य है कपड़ों की धुलाई से नहीं है, बल्कि उसमें कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके तहत उसमें लॉन्ड्री की जाती है, जिसमें धूल मिट्टी और पसीने को निकालने के लिए कई जो है धोना होता है, ड्राई क्लीन करना होता है। ठीक है, कपड़ों को चमक देने के कार्य के लिए उसमें कुछ कड़क वगैरह दी जाती है, जैसे स्टार्च है, गोंद आदि दी जाती है, ब्लीच दी जाती है, और कपड़ों को अल्पकाल या दीर्घकाल के लिए संभाल कर उसमें रखने के लिए ड्राई क्लीन करवाई जाती है। तो अब ड्राई क्लीन और धुलाई में क्या अंतर है, प्रश्न पूछा जाता है ड्राई क्लीन और धुलाई में क्या अंतर है। देखो, कपड़े से धूल आदि को हटाने के लिए साबुन, डिटर्जेंट तथा पानी का प्रयोग किया जाता है। धुलाई के अंतर्गत भी हम धोते तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को धूल मिट्टी हटाने के लिए हम घर में धोते हैं कपड़ों को, तो हम उसमें साबुन और डिटर्जेंट और पानी का प्रयोग करते हैं। पक्के रंग वाले कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। और ड्राई क्लीन में क्या होता है, कपड़े से धूल आदि को हटाने के लिए ग्रीस अवशोषक तथा विलायकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ रासायनिक तत्वों, कुछ ग्रीस विलायक अवशोषक होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। चमड़े तथा फर वाले कपड़े, चुनिंदा रेशम तथा ऊनी कपड़े, जरी वाले तथा महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है। अगला है कपड़ों को एकत्रित करना, आपूर्ति करना। देखो, अब है घर पर ही कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के लिए कैसे तैयार करें। हम घर पर भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों को एकत्रित करेंगे, जो भी गंदे कपड़े हैं उनको इकट्ठा करो और उसकी आपूर्तियाँ करो, यानी उसको धोने के लिए सारी वस्तु इकट्ठा करेंगे। देखो, सभी गंदे कपड़ों को एकत्रित कर ले, उन्हें एक स्थान पर धोने के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था करें, और इससे कपड़े धोते समय आपकी ऊर्जा भी बचेगी। जो भी धोने वाले कपड़े उसको इकट्ठा कर लेना है, पानी की आपूर्ति के लिए जल की व्यवस्था करनी है। फटे उधरे कपड़ों को ठीक करें, तो धोने से पहले आपको फटे उधरे जो कपड़े होते हैं, जिसके धागे निकले हुए होते हैं, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ठीक करना है, ताकि वो कपड़ा फटे नहीं ज़्यादा, वरना फटे हुए कपड़े को या उधरे हुए कपड़े को आप धोगे तो उसके धागा हल्का हो जाएगा और ज़्यादा फट जाएगा। तो उसको उसके पहले ही, धोने से पहले उसकी मरम्मत कर लेनी चाहिए। फिर है वर्गीकरण करना। अब देखो, वर्गीकरण का अर्थ है कि वस्त्रों को कपड़े के प्रकार, रंग, उसका आकार, भार, धूल की मात्रा, वस्त्रों की उपयोगिता, भिगोने की अवधि, अपेक्षित डिटर्जेंट और ब्लीच की मात्रा जो भी भिन्न भिन्न वस्त्रों में भिन्न भिन्न लगती है, उसके आधार पर उसको अलग अलग करना होता है। ठीक है, कि कोई गंदा कपड़ा, ज़्यादा चिकना कपड़ा तो उसको हम बाद में धोएंगे, कोई मोटा कपड़ा है तो उसको अलग तरीके से भिगोएंगे, किसी को भिगोने में ज़्यादा टाइम लगेगा तब उसके मेल निकलेगा, किसी को कोई फटाफट ही ना धुल जाएगा, उसको ज़्यादा भिगोने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दाग वाला कपड़ा है तो उसको हम अलग से भिगोएंगे। तो इस तरह से हम उसको वर्गीकृत करेंगे। देखो, यदि आप वस्त्रों को वर्गीकृत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सफ़ेद कपड़े से दूसरे रंगीन कपड़ों से निकले रंग के धब्बे लग जाए। तो हमें रखना, तो कुछ कच्चे रंग वाले कपड़े होते हैं जिसमें रंग निकलता है तो उसको हम अलग से धोना होता है। अगर नहीं करेंगे तो उसका रंग उतर के किसी दूसरे कपड़े पर लग जाएगा, तो वो कपड़ा गंदा हो जाएगा। अगला है वस्त्रों पर लगे लेबल को पढ़ना। जब हम धोते हैं कपड़ों को, ड्राई क्लीन करते हैं, तो वस्त्रों पर कुछ लेबल लगे होते हैं। देखो, ऐसे लेबल लगे हुए होते हैं जब हम नया कपड़ा लाते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको उस कपड़ों को किस तरह से धोना है। सारे निर्देश इसमें लिखे हुए होते हैं, तो उस निर्देशों का हमें पालन करना होता है, लेबल को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है, तो कपड़ों पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं, ठीक है, तो कई बार हमारे कपड़े पर धूल मिट्टी, घास है, ग्रीस है, नेल पेंट है, ठीक है, लिपस्टिक है, शाई आदि के दाग लगते हैं। तो इन दागों को, सभी दागों को एक तरीके से निकाला नहीं जाता। तो विभिन्न प्रकार के दागों या धब्बों के लिए कपड़े के प्रकार के आधार पर दाग हटाने की भी विशिष्ट तकनीकी होती है। अलग अलग तरह के दाग लगते हैं, तो अलग अलग तरह के दागों को हटाने का तरीका भी अलग अलग ही होता है ना। गलत पदार्थ के प्रयोग से कपड़ा खराब हो सकता है या उसका रंग निकल सकता है, इसीलिए सदैव दाग को पहचानने का प्रयास करें और उसे साफ करने के लिए उपयुक्त तकनीकी तथा दाग हटाने वाले पदार्थ का प्रयोग करें। तो आपको तरीका देखना है कि दाग कैसे हटेगा, तो आगे दाग हटाने का तरीका भी दे रखा है। देखो, अब हम दागों को कैसे पहचान सकते हैं। दाग को हम रंग के आधार पर पहचान सकते हैं कि ये नेल पेंट का दाग है या फिर किसी सब्जी का दाग है, तो उसके रंग के आधार पर पहचान सकते हैं, गंध के आधार पर पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे अंडे, जूते की पॉलिश, पेंट आदि में अलग से गंध आती है तो उसमें पहचान सकते हैं। स्पर्श के आधार पर दागों को छूकर हम पहचान सकते हैं कि ये पेंट का दाग है, चीनी का दाग है, क्योंकि चीनी और पेंट जो है कपड़े को कठोर बना देती है। या फिर लिपस्टिक और जूते की पॉलिश से भी कपड़े जो है चिकने हो जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसका ये दाग है। तो हम दागों को इस तरह से पहचान सकते हैं, तो रंग, गंध और स्पर्श से पहचाना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दागों का वर्गीकरण, कि दागों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दागों को जो है 5 श्रेणियों में बांटा गया, आपको ध्यान रखना है। वनस्पति दाग, जिसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी और फल के दाग आते हैं। चिकने दाग, जिसमें मक्खन, घी, तेल, तरी, जूते, पॉलिश, तार, तेल, पेंट के दाग आते हैं। फिर पशु दाग, रक्त, दूध, अंडे के दाग आ गए। खनिज दाग, जंग का दाग आ गए। विविध दाग यानी रंजक, शाही और घास, पानी, पसीना आदि के दाग उसमें आते हैं।
अगला देखते हैं हम दाग हटाने की पद्धति। दाग कैसे कैसे हटाई जाती है, तो दाग को दो तरीके से हटाया जाता है, स्पंजिंग द्वारा तथा डिपिंग द्वारा। स्पंजिंग का मतलब होता है सोखना, ठीक है। मान लो आपके घर में जो कहीं पर आंगन में तेल गिर गया तो आप उसको अखबार से या आटा डाल के उसको सोख लेते हैं, मिट्टी डाल के उसको सोखते हैं, तो सोखने वाली पद्धति होगी। डिपिंग यानी कि डुबो कर रखना, और ये डिपिंग की पद्धति उसमें अपनाई जाती है जिसमें अगर कपड़े में ज़्यादा दाग लगे, बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, तो उसको जो रासायनिक पदार्थ, जो दाग निकालने वाला पदार्थ होता है, उसमें डुबो कर उसको रखा जाता है, पूरे कपड़े को डुबो दिया जाता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, सोखना का मतलब ये है कि अवशोषक कागज या कपड़े को दाग के नीचे इस प्रकार रखें ताकि दाग का दायां छोर अवशोषित सतह की ओर जाए। देखो ये कर रहा है, यानी इस कपड़े पे दाग लगा हुआ है तो ये अवशोषित हुआ स्पंज वगैरह होता है, इससे वो दाग को वहीं की वहीं सोखने का काम करते हैं। एक नरम कपड़ा ले, इसे दाग निकालने वाले पदार्थ में डुबोए और सुगमता से उस दाग को बाहरी छोर से शुरू करते हुए भीतरी छोर की ओर केंद्र तक ले जाए। हल्की व घुमावदार रूप से साफ करें जिससे कि दाग कपड़े पर न फैले। जैसे ही अवशोषक कागज या कपड़े जिसमें सामान्य ब्लॉट कहते हैं या अवशोषक में दाग के निशान दिखने लगे तो उसे बदल ले। अगला डुबोना, जिसको स्पंजिंग डिपिंग कहते हैं, डुबो कर रखना। डिपिंग की पद्धति में संपूर्ण वस्त्र को दाग निकालने वाले पदार्थ में डुबो कर रखा जाता है। ये पद्धति उस स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ कपड़े में अनेक दाग हैं या दाग काफ़ी बड़ा है, तो उस स्थिति में हम डुबो कर रखते हैं। तो दाग निकालने वाले जो पदार्थ देखो, बोरेक्स पाउडर है, एमोनिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सैलिक अम्ल है और तत्काल प्रयोग किए जाने वाले कुछ ब्लीच भी है। अब यहाँ पर कुछ दाग निकालने के तरीके बता रखे हैं कि वनस्पति दाग कैसे निकालेंगे। तो वनस्पति दाग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वनस्पति दाग निकालने के लिए दाग के ऊपर गर्म पानी डालें। तो ये जो है सफ़ेद सूती वस्त्र है या रंगीन सूती वस्त्र, दोनों में ही एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन रंगीन सूती वस्त्र में आप बोरेक्स पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। 2 कप पानी में बोरेक्स पाउडर डालें, एक आधा छोटा चम्मच बोरेक्स पाउडर का मिश्रण बना के आप दाग के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। अगला है हीना और मेहंदी का दाग कैसे हटाओगे। आधे घंटे के लिए इसको गुनगुने दूध के अंदर डुबो कर रख दे, और यही रंगीन सूती कपड़े पे भी प्रयोग कर सकते हो। पशुओं के दाग जैसे अंडा, रक्त है, मांस है आदि का दाग हमारे सूती कपड़े पर लग गया, सफ़ेद सूती कपड़े पर लग गया, रंगीन कपड़े पर लग गया, तो क्या करोगे, ठंडे पानी और साबुन से इसको साफ करना चाहिए। अगला दाग है, देखो ये जो मौसमी दाग आपके एग्जाम में आते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। पेन, जूते पॉलिश और नेल पॉलिश और लिपस्टिक और बॉल पेन का दाग पूछा जाता है कि आपके कपड़े पर नेल पॉलिश का दाग लगा है, लिपस्टिक का दाग को कैसे हटाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो ये देखो, अगर दाग ताज़ा है तो क्या करोगे आप, ताज़ा दाग है इसको निकालने के लिए दाग के अतिरिक्त भाग को खुरच कर निकाल लें। मिथाइल युक्त स्पिरिट या मिट्टी के तेल से दाग को स्पंज की सहायता से सुगमता से साफ करें, है ना। टर्पेंटाइन से सुखाए, टर्पेंटाइन से उसको सुखाना है, ठीक है। पुराने दागों के लिए आपको इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बार करनी है, और यही प्रक्रिया आप रंगीन सूती कपड़े पे भी करोगे। अगला है खनिज का दाग। देखो जंग का या दवाइयों को दाग लग गया तो आप क्या करोगे। देखो इस दागों को धोने के लिए जो है कुछ हम अम्लीय विकर्मों का उपचार देते हैं। तो लोहे का जंग लग गया तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, नींबू का रस तथा नमक के मिश्रण को रगड़े। तो उस दाग के ऊपर आप नींबू का रस और नमक के रस को नींबू और नमक का जो मिश्रण बना लो, नींबू के रस का, नमक का, उसको उस पर दाग के ऊपर रगड़ोगे आप, जिससे लोहे के जंग का दाग निकल जाएगा। पुराने दाग वगैरह हो गया लोहे के जंग का, तो आप इसमें हल्के ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करें और हल्के बोरेक्स घोल से निष्क्रिय करें। तो इस तरह से दागों को निकाल सकते हैं। पान का दाग, तो पान का दाग निकालने के लिए आप प्याज का लेप बनाकर दाग पर लगाए और उसे धूप में रख दें। अगर स्याही का दाग लग गया है तो साबुन और ठंडे पानी से स्याही के दाग को साफ कर सकते हैं, और यही प्रक्रिया आपको रंगीन सूती वस्त्र पर अपनानी है। पुराना दाग है तो आप खट्टी छाछ का उपयोग कर सकते हैं। अगर स्याही का दाग बहुत पुराना हो गया तो इससे खट्टी छाछ में आधे घंटे के लिए डुबो कर रखें। नींबू का रस व नमक लगा कर इसे धूप में रखें। दाग को विरंजित यानी ब्लीच करें। अब दाग को साफ करते समय रखी जाने वाली सावधानियां कि जब हम दाग को साफ करते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब दाग लगा उसी समय दाग को निकाल लेना चाहिए जब वो ताज़ा हो। नाजुक या रंगीन कपड़ों के मामले में सर्वप्रथम उस कपड़े की भीतरी छोर पर हमें देखना चाहिए। मान लो किसी नाजुक कपड़े में दाग लग गया तो हम दाग उस कपड़े के भीतर की छोर पर अंदर की तरफ जो है कुछ रसायन, जो दाग निकालने वाले रसायन लगा के देखेंगे कि इससे कपड़े को हानि तो नहीं हो रही है ना। अगर उससे कपड़े को हानि हो रही है तो हम उस रसायन का प्रयोग दाग निकालने में नहीं करेंगे, हल्के और मृदु अभिकर्मों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिससे कपड़े को कम हानि होती है। और दाग निकालने के पश्चात कपड़े को कई बार पानी में साफ करें, क्योंकि अभिकर्मक सूखने के बाद कपड़े को नुकसान करता है। अभिकर्म यानी जो रासायनिक आपने दाग निकालने के लिए प्रयोग किए हैं, अगर वो कपड़े में रह जाते हैं तो कपड़े को नुकसान देते हैं वो। तो इस तरह से हम दागों को निकाल सकते हैं। अब देखो धुलाई के चरण कौन कौन से हैं। जब आप कपड़े की धुलाई और लॉन्ड्रिंग करते हो तो चरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखो, जब आप भी कपड़े को धोते होगे तो कैसे धोते हो। सबसे पहले हम भिगोते हैं कपड़े को, भिगोने के बाद हम धोते हैं,
ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं, कपड़े को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने में हम खंगालते भी हैं, फिर निचोड़ते हैं, और फिर कलप या नील लगाते हैं, और फिर सुखाते हैं, और फिर इस्त्री करते हैं, फिर संभाल कर रखते हैं। तो ये तरीका हम अपनाते हैं जब हम कपड़ों को धोते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, मोस्ट चीज़ें जानेंगे। देखो, भिगोना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कपड़े को भिगोते हैं। भिगोने से क्या होते हैं कि जो जो चिकने मैल होते हैं, यानी हम गैर चिकने कपड़े, मैले कपड़े होते हैं, या फिर चिकने कपड़े होते हैं, या फिर मेल वाले कपड़े होते हैं, जब उनको भिगोए जाते हैं तो उसके मेल हल्का हो जाता है और निकलने में आसान होता है, इसलिए कपड़ों को भिगाना जरूरी है। फिर धोते हैं, तो धोने की भी कई पतली पद्धतियाँ हैं कि हम कपड़े के मेल को निकालते हैं, तो निकालने के लिए हम धोते हैं। उसको धोने की कई प्रक्रिया है, जैसे कि हम घर्षण की पद्धति से धोते हैं, है ना, कि हाथों से रगड़ते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं। मेले जो कपड़े होते हैं उसको हाथों से, जैसे कॉलर है, कलफ है ना। इसके अलावा जो हमारे कपड़ों का जो निचला भाग होता है, रुमाल है, लेस लगी हुई कपड़े पर, उसको हम हाथों से रगड़ कर धोते हैं। कई बार हम ज़्यादा मेल लगा हुआ होता, ज़्यादा चिकने कपड़े होते तो उसको हम ब्रश से भी रगड़ के धोते हैं। ठीक है, और ब्रश से जब रगड़ते हो तो नीचे कठोर सतह पर ही रगड़ना चाहिए। एकदम जो सतह है वो एकदम सपाट होनी चाहिए, उबड़ी खबड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना वो कपड़ा फटने का डर रहता है। थापी से कूटते हैं, जब भी कोई मोटा चादर है, तौलिया है आदि को हम धोते हैं तो उसको थापी से कूटते हैं। पीटने से क्या होता है कि वो जो मेल निकल जाता है। ठीक है, अगला है मसलना। तो मसलना भी एक धोने की धुलाई की पद्धति है कि मसलता निचोड़ना। इस पद्धति का प्रयोग नाजुक जो कपड़े होते हैं, जैसे कि रेशमी है, ऊनी है तथा रेयन कपड़ों के लिए किया जाता है। तो मसलने से कपड़ा का मेल निकल जाता है, सुगमता से निकल जाता है। फिर हम उसको पानी में से उसको साफ करते हैं। मशीन से धुलाई, अब देखो मशीन से भी कपड़े को धोते हैं। तो मशीन से धुलाई एक श्रम रहित उपकरण है, और ये कपड़े की धुलाई की अपेक्षित सभी घर्षण उपयुक्त करवाती है। तो मशीन के अंदर जैसे हम हाथों से रगड़ते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, खंगालते हैं, निचोड़ते हैं, तो ये सारे तरीके हैं जो एक मशीन में भी हो जाते हैं। अगर अच्छी मशीन है जिसमें सारे तरीके होते हैं उसमें, तो और उसमें श्रम भी नहीं लगता, क्योंकि सारा काम मशीन करके दे रही है। अब है खंगालना। खंगालने में क्या करते हैं, कपड़े अब अगली बार हम खंगालेंगे, नहीं हमने धो लिया है, फिर खंगालते नहीं, उसमें साबुन जो है, सरफ है, वो हम निकालेंगे। तो धोए गए कपड़े को कम से कम 3 बार या तब तक खंगाले जब तक कि उसमें वो पानी साफ ना हो जाए, जब तक कि उसका सारा साबुन और सरफ ना निकल जाए। परिसज्जा में क्या होता है कि कपड़े को धो लिया, निचोड़ लिया, फिर हम उसमें कुछ परिसज्जित एजेंटों का प्रयोग करके कपड़े में अधिक चमक लाने या उसे कड़क बनाने और उसे चमकदार या नया रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे आप सफ़ेद कपड़े में नील डालते हो, कोई पतला कपड़ा है, सूती कपड़ा, तो उसमें आप मांड लगाते हो, है ना, स्टार्च या मांड का प्रयोग करते हो। ठीक है, रेशमी कपड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। इस स्टार्च को गम अरेबिक कहते हैं। पूछा जाए गम अरेबिक किसे कहते थे, इसका आंसर आएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो हम परिचर्या करते हैं। परिचर्या करने के बाद में आप कपड़ों को क्या करते हो, सुखाते हो। ठीक है, तो कपड़ों को रेक में टांग दे या फैला दे, और कपड़े के प्रकार के आधार पर उन्हें धूप या छाँव में सुखाते हैं। फिर आप देखते हैं कि कपड़े में इस्त्री करते जो सूख जाता है और उसमें हल्की नमी रह जाती है, तो कपड़ों को सुंदर रूप प्रदान करने के लिए, उसकी सलवटें दूर करने के लिए उसमें हम इस्त्री प्रेस करते हैं। ठीक है, तो प्रेस हमारी धातु की हो सकती है ना, तो उसको हम प्रेस करते हैं। बिजली की प्रेस होती है, कोयले से चलने वाली प्रेस होती है, उससे हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम उसको संभाल के रखते हैं, है ना, संभाल के तय करके अपनी अलमारी में रख देते हैं। अब देखिए, नमी युक्त कपड़े को संभाल कर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कपड़ों में फफूंद या विषाणु विकसित हो जाता है। नमी युक्त यानी कि अगर आपका कपड़ा पूर्ण रूप से सूखा नहीं है, अभी वो गीला है, तो उसको आप सामट के नहीं रखिएगा, समेट के आप अगर अंदर रख दोगे तो उसमें फफूंद हो जाएगी, उसमें विषाणु उत्पन्न हो जाएगी, उसमें बदबू आने लगेगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं विशेष प्रकार के कपड़ों की धुलाई कैसे की जाती है। विशेष प्रकार के जैसे कि ऊनी कपड़े, सूती कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, साड़ी है ना, स्वेटर है, मफलर है, कैसे धोए। तो देखो, सूती कपड़े को धोने के लिए क्या करते हैं, पहले भिगोते हैं। भिगोने से उसका जो कलर वगैरह है, सॉरी, उसका जो मेल है वो हल्का पड़ जाता है और धोने में आसानी रहती है ना। ज़्यादा मैले कपड़े होते हैं, ज़्यादा चिकने कपड़े होते हैं, सूती कपड़े, तो उसको हम भिगो के रखते हैं ताकि धोने में आसानी रहे। भिगोने के बाद में हम क्या करते हैं, धोते हैं। तो धोने के लिए हम डिटर्जेंट है, साबुन के घोल का प्रयोग करते हैं। उसको डुबो के रखते हैं आधा घंटा पौन घंटा तक, जैसे भी उसमें मेल है उस हिसाब से। हल्के भार के तथा कम गंदे सूती कपड़ों को मसलने और निचोड़ने की प्रक्रिया में धोए। तो बड़े व भारी कपड़ों को थापिया का प्रयोग करके हम उसको धोते हैं, खंगालते हैं। फिर उसमें साबुन और सरफ निकालने के लिए हम कपड़ों को खंगालते हैं, है ना। खंगालने से उसका सारा साबुन सरफ निकल जाता है। इसके बाद में हम मान लगाते हैं। मान के अंदर क्या होता है कि मान जो है कपड़ों में जो है चमक पैदा करता है, उसको कड़क बनाता है। तो मान भी हम लगाते हैं जिससे कि कपड़ा सही हो जाता है। तो सूती के वस्त्रों में मान दी जाती है। अब मान कैसे तैयार करें, तो मान है हम अरारोट से तैयार कर सकते हैं। बना बनाया मान बाजार में उपलब्ध होता है। चावल के पानी का जो होता है उससे भी हम मान का उपयोग कर सकते हैं। तो ये मान हो गया। अब देखिए,
फिर हम सुखाते हैं। मांड लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कपड़े को सुखाएंगे, है ना। खंगालने के बाद, मांड लगाने के बाद हम निचोड़ेंगे, कपड़ों को अच्छी जगह पे सुखा देंगे, है ना। अब देखेंगे कि वो धूप में सुखाने लायक कपड़ा है या फिर छाया में सुखाने वाला है, तो उस आधार पर हम कपड़ों को सुखाते हैं। फिर इस्त्री करते हैं, इस्त्री करने के बाद हम संभाल कर रखते हैं। अगला रंगीन कपड़ों की धुलाई, तो रंगीन कपड़ों को भी इसी तरह से धोया जाता है कि यदि किसी सूती कपड़े का रंग निकलता हो तो उसे भिगोकर न रखें, उसे तुरंत धो लें। उन्हें धोने के लिए सब हल्के या न्यूट्रल साबुन का प्रयोग करें। उनको धोने के लिए मसलने में निचोड़ने की पद्धति का प्रयोग करें। कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़े तो अंतिम बारी इसमें कपड़े को उल्टा करके उस पर माड़ लगाएं, उसे छाया में सुखाएं। जब कपड़े में कुछ नमी रह जाए तभी उसे इस्त्री करें। इस्त्री करने के पश्चात जब वे पूरी तरह से सूख जाए तो उन्हें संभाल कर रख दें। तो इस तरह से हम ये कार्य करते हैं रंगीन कपड़ों को धोने के लिए। तो क्वेश्चन आंसर मेरे करवाए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। फिर एक कृत्रिम कपड़ों की धुलाई। कृत्रिम कपड़ों की धुलाई जैसे पॉलिस्टर है, नेलॉन है, एक्रिलिक है, ये कृत्रिम कपड़ों के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाए कृत्रिम कपड़े कौन कौन से होते हैं, तो ये नेलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, तो यहाँ एमसीक्यू भी बन सकता है। तो इनके लिए गुनगुने ठंडे पानी का ही प्रयोग करें। ज़्यादा गर्म पानी में जो है ये कृत्रिम कपड़े नहीं धोने हैं, वरना सिकुड़ जाते हैं, सलवटें हो जाती है। इनकी धुलाई के समय अच्छे साबुन प्रयोग करें और हल्के हाथों से दबाव डालें। साबुन को पूरी तरह से निकलने के लिए ठंडे पानी से अच्छी तरह से इनको धोए। सिलवटों से बचने के लिए उन्हें कसकर न निचोड़े। इन्हें मुख्य रूप से हैंगर से में ही सुखाएं। इससे कपड़ों के मूल आकार को बनाए रखने में मदद मिलती है। सूखने के पश्चात यदि आवश्यकता हो तो कपड़ों पर कम गर्म इस्त्री की जा सकती है। तो पूरी तरह सूखने के पश्चात इसको संभाल कर रखें। अगला रेशमी कपड़ों को धोने। तो धोते समय टेरिकॉट के कृत्रिम वस्त्र माना जा सकता है। अगला रेशमी कपड़े को धोना। रेशमी कपड़ों को धोने के तरीका क्या है, देखो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रेशमी कपड़े को धोने के चरण लिखिए। तो रेशमी कपड़े को धोने के चरण जो है उसको गुनगुने ठंडे पानी में ही हल्के साबुन का प्रयोग करते समय हल्के साबुन का प्रयोग करके धोना चाहिए और ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। हल्के हाथों से ही दबाव डाल के धोना चाहिए। साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए अच्छी तरह से खंगाल ले। इसमें मांड लगाए तथा छाँव में सूखने के लिए टांग दे। जब कपड़े हल्के सूख जाए और उसमें कुछ नमी रह जाए तो निकाल ले और हल्की गर्म इस्त्री प्रेस करे। ठीक है। तो इस तरह से यदि सूखे हुए रेशमी कपड़ों में पानी का छिड़काव किया जाता है तो उस पर दाग पड़ जाता है। जब वो रेशमी कपड़ा जब हल्का गीला रहे तभी प्रेस करने लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा सूखने के बाद जब उस पर पानी का छिड़काव करते हो प्रेस करने के लिए तो उसमें पानी के दाग लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब उन्हें पूरी तरह सूखने के पश्चात ये मुख्य रूप से हैंगर पर लटका दें। ऊनी कपड़ों की धुलाई। देखो बुनाई वाले ऊनी कपड़े गीले होने के पश्चात अपना आकार खो देते हैं, अतः उसके आकार को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें सपाट सतह पर सुखाया जाता है। ऊनी कपड़े की धुलाई के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाता है। बुनाई वाले वस्त्र की धुलाई से पूर्व उनकी रूपरेखा को कागज पर बना ले। गुनगुने पानी के में हल्के एक्रेलाइन साबुन डिटर्जेंट को अच्छी तरह से घोल ले। उनकी धुलाई के लिए मसलने व निचोड़ने की पद्धति का अनुसरण करें। तो ऊनी कपड़ों को धोने के लिए हम धुलाई के लिए मसलते हैं हाथों से, निचोड़ने की पद्धति का उपयोग करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से खंगाल लें। बुनाई वाले कपड़ों को वापस उनका आकार प्रदान करने के लिए उन्हें धुलाई से पूर्व कागज पर ली गई रूपरेखा पर रखकर सपाट सतह पर सुखाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इस पर स्टीम प्रेस करनी चाहिए। पूरी तरह से सूखने के पश्चात इन्हें एक सूखे स्थान पर हैंगर में या सपाट सतह पर कपूर की गोलियां या ओडोनिल की गोलियों के साथ संभाल कर रखना चाहिए। अगला इस्त्री करने के लिए सामान्य सुझाव। जब हम इस्त्री प्रेस करते हैं तो सामान्य सुझाव क्या अपना सकते हैं। इस्त्री करते समय थोड़ा पानी अपने पास रखें। सूती तथा लीलन के कपड़ों पर इस्त्री से पूरे पानी का छिड़काव करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बाजुओं, कॉलरों तथा लेस आदि को पहले इस्त्री करना चाहिए। कपड़े के लेस, बटन, हुक तथा एम्ब्रॉयडरी वाले भाग को भीतर की ओर से इस्त्री करनी चाहिए। इससे एम्ब्रॉयडरी उभरेगी और सुंदर लगेगी। इससे वे टूटेगी, पिघलेगी भी नहीं। कपड़े को उनकी लंबाई में इस्त्री करें क्योंकि इस दिशा में उसके रेशे मजबूत होते हैं। अब देखो जब हम इस्त्री करते तो इस्त्री करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इस्त्री करते समय थोड़ा पानी अपने पास रखें। सूती या लिनन के कपड़ों पर बस इस्त्री से पूर्व पानी का छिड़काव करने से अच्छी परिणाम प्राप्त होते हैं। बाजुओं, कॉलरों तथा लेस आदि को पहले इस्त्री करना चाहिए। कपड़े के लेस, बटन, हुक तथा एम्ब्रॉयडरी वाले भाग को भीतर की ओर से इस्त्री करनी चाहिए। इससे एम्ब्रॉयडरी उभरेगी और सुंदर लगेगी। इससे वे टूटेगी या पिघलेगी भी नहीं। कपड़े को उसकी लंबाई में इस्त्री करें क्योंकि इस दिशा में उसके रेशे मजबूत होते हैं। अब देखो इस्त्री का यहाँ तापमान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हल्का गर्म 150 डिग्री सेंटीग्रेड ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर तथा नायलॉन। गर्म 180 डिग्री सेंटीग्रेड सूती तथा रेयन। अति गर्म 200 डिग्री सेंटीग्रेड सूती तथा लिनेन। इन कपड़ों पर इस तरह से इस्त्री की जाती है। तो ये तापमान रखा जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगला चैप्टर है आपके परिसज्जित वस्त्र परिसज्जा। देखो वस्त्र परिसज्जा होती है जब हम वस्त्र को अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ परिसज्जा करते हैं, जैसे मान लगाना है, उसमें रंग रूप में सुधार करना है। तो पहला है वस्त्र परिसज्जा। टेक्सटाइल क्या है।
टेक्सटाइल का अर्थ तंतुओं, सूत तथा कपड़ों का संपूर्ण अध्ययन करना ही टेक्सटाइल कहलाता है। तो परिसज्जा का परिभाषा आप पूछी जाती है, परिसज्जा किसे कहते हैं? तो परिसज्जा कपड़े को दिए जाने वाला वह उपचार है जो उसके रूप, व्यवस्था, स्पर्श, उसके निष्पादन में परिवर्तन करता है। इसका उद्देश्य कपड़े को अपने प्रयोग के लिए, अधिकतम प्रयोग के लिए या अपने प्रयोग के लिए अधिक उपयोगी बनाना है। कि जब परिसज्जा की जाती है तो कपड़े के रूप में, रंग में, स्पर्श में, उसमें वो अच्छा दिखने लग जाता है। कुछ छपाई वगैरह उसमें रंगाई कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके उपयोग के लिए उसको अधिकतम उपयोगी बनाना होता है। तो ग्रे वस्त्र का प्रयोग उन कपड़ों के लिए किया जाता है। देखो, ग्रे वस्त्र भी होते हैं जो सीधे करघे से आते हैं, जहाँ पर कपड़े बनते हैं करघे में, तो वहाँ से सीधे आएंगे और उसी रूप में प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। वास्तव में भूरे या ग्रे रंग के नहीं होते, बल्कि अपरिसज्जित होते हैं, उन पर कोई परिसज्जा नहीं की जाती है, ठीक है। जब एक कपड़े को परिसज्जा प्रदान की जाती है तो उससे एक परिसज्जित टेक्सटाइल की जाती है। जब कपड़े पर कोई परिसज्जा दी जाती है, उसमें रंगाई, छपाई, ठीक है, या उसको स्पर्श को अच्छा बनाना, रंग को पक्का करना, उस पर प्रेस वगैरह कुछ कर दिया जाता है, उसको परिसज्जा दी जाती है, तो वो परिसज्जित टेक्सटाइल कहलाते हैं। जब कपड़े को कोई परिसज्जा प्रदान नहीं की जाती तो उन्हें ग्रे कपड़े या अपरिसज्जित टेक्सटाइल कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसे कोई परिसज्जा या परिसज्जित उपचार नहीं दिया गया, या परिसज्जा उपचार नहीं दिया गया है। अब देखो, परिसज्जा और अपरिसज्जित कपड़े में क्या अंतर होता है। देखो, परिसज्जा में कपड़े की सफाई तथा इस्त्री करके किसी प्रकार का सामान्य उपचार प्रदान करना, उन्हें आकर्षक तथा मोहक बनाने के लिए रासायनिक उपचारों, रंगाई, छपाई आदि विशिष्ट रूप प्रदान करना होता है। तो ये परिसज्जा में सभी कार्य किए जाते हैं। अब है ग्रे कपड़े और परिसज्जित कपड़े में अंतर बताओ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिखने में फीके, केवल प्राकृतिक रंगों में ही उपलब्ध, जैसे हल्का सफ़ेद, ब्राउन, काला आदि, ये कौन से कपड़े होते हैं? ये जो है ग्रे कपड़े होते हैं। सिलवटें भरे होते हैं, धब्बे भरे होते हैं, टूटे हुए धागे होते हैं, असमान चौड़ाई होती है, तुलनात्मक दृष्टि से सस्ते होते हैं। ग्रे ये कपड़े ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते, उनको केवल सामान्य प्रयोजन जैसे कि बेकिंग, पैकिंग आदि के लिए ही खरीदा जाता है। फिर है चमकदार कपड़े जो परिसज्जित होते हैं। देखो, परिसज्जित कपड़े में क्या होते हैं? चमकदार, आकर्षक होते हैं और विभिन्न रंगों में होते हैं, प्रिंट आदि में उपलब्ध होते हैं, चिकने तथा सिलवटों से मुक्त होते हैं, सतह पर कोई खामी नजर नहीं आती है, सामान्य चौड़ाई और दाग धब्बों से मुक्त होते हैं। कपड़ों की कीमत कपड़े के प्रकार तथा उसमें प्रयोग की गई परिसज्जा की संख्या तथा किस्म पर निर्भर करती है। इन्हें ग्राहक देखकर आकर्षित होते हैं और उन्हें खरीद लेते हैं। तो ये कौन से कपड़े हो गए? ग्रे कपड़े हो गए। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है ग्रे कपड़े और परिसज्जित कपड़े में क्या अंतर है। अगला है कपड़ों की परिसज्जा का महत्व। हम कपड़ों की परिसज्जा क्यों करते हैं? कि कपड़े के रूप में सुधार करते हैं और उन्हें दिखने में सुंदर लगता है, और दिखने में वो सुंदर लगता है। रंगाई तथा प्रिंटिंग के माध्यम से कपड़ों में विविधता उत्पन्न होती है, कपड़े के स्पर्श तथा एहसास में सुधार करती है, कपड़ों को अधिक उपयोगी बनाती है, हल्के भार वाले कपड़ों को पहनने की कुशलता में को बढ़ाती है, कपड़े को वास्तविक प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। अगला है परिसज्जा का वर्गीकरण। देखो, परिसज्जा का वर्गीकरण किया गया है कि कार्य परिसज्जा, कार्यात्मक परिसज्जा, आधारभूत और कार्य निष्पादन की परिसज्जा, अस्थायी, स्थायी, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, रासायनिक, यांत्रिकी। ये रासायनिक और यांत्रिकी परिसज्जा है। देखो, आधारभूत परिसज्जा या सामान्य परिसज्जा किसे कहते हैं, है ना। तो उसका वर्गीकरण करना है तो आधारभूत यानी जो हम सभी कपड़ों में दी जाती है वो आधारभूत परिसज्जा हो गई। तो इसमें क्या हो गया? तो कि आधारभूत या सामान्य परिसज्जा लगभग सभी कपड़ों को प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य कपड़ों के रूप, स्पर्श तथा उसके स्वरूप में सुधार करना होता है। पीले सफ़ेद सूती कपड़े की सफ़ेदी में सुधार करने के लिए उसमें विरंजन किया जाता है। पतले सूती कपड़ों में दम तथा चमक प्रदान करने के लिए उसमें मान लगाई जाती है। भाप इस्त्री तथा कैलेंडरिंग आधारभूत परिसज्जा। तो देखो, ये भाप इस्त्री देना है ना, उसमें मांड लगाना है, ठीक है, और साथ में ही इसके अंदर रंगाई छपाई करना, ये आधारभूत परिसज्जा है। इसमें सौंदर्य परिसज्जा कहा जाता है, ठीक है। रंगाई और छपाई भी परिसज्जा का अंग माने जाते हैं क्योंकि इससे कपड़े का प्रभाव व सुंदरता बढ़ जाती है। अब देखो, कार्यात्मक परिसज्जा किस किस रूप में दी जाती है। कार्यात्मक या विशेष परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है? अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयोग किए गए, इसमें भी अलग तरह के कपड़े होते हैं, उसको कुछ इस तरह की परिसज्जा दी जाती है ताकि वो आग से सुरक्षा प्रदान कर सके। छातों तथा रेनकोट को जल प्रतिवारण क्षमता प्रदान करने वाली परिसज्जा दी जाती है। बुलेट प्रूफ जो परिसज्जा दी जाती है वो गोलियों से सुरक्षा करती है ना। सिलवटें रोधी परिसज्जा दी जाती है जो सूती ऊनी कपड़ों को सिलवटें रोधी बनाती है। अगला है कार्य निष्पादन की मात्रा के आधार पर, यानी कब तक वो कपड़ा चलेगा, ठीक है। तो उसमें है स्थायी परिसज्जा, है ना। उस कपड़े में जो परिसज्जा दी गई है वो कब तक कार्य करेगी उसमें। तो स्थायी परिसज्जा, एक तो अस्थायी परिसज्जा होती है। अस्थायी यानी वो कुछ 1-2 धुलाई के बाद निकल जाती है ना। वो टिकाऊ नहीं होती। जैसे कि हम उसमें अपने कपड़ों के अंदर जो मांड वगैरह लगाते हैं, नील लगाते हैं, वो एक बार लगाया फिर दोबारा उस कपड़े को धोएंगे तो मांड और नील निकल जाएगी। फिर अर्ध टिकाऊ, ये ऐसी परिसज्जा अनेक कपड़ों में अनेक धुलाई तक बनी रहती है, ठीक है।
जैसे सूती कपड़ों में कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आप 10-15 बार धोओगे तो वो रंग ठीक रहेगा, उसके बाद वो हल्के हो जाते हैं। फिर है टिकाऊ परिसज्जा। टिकाऊ परिसज्जा कपड़े वस्त्र के पूरे जीवन काल तक बनी रहती है, किंतु अनेक धुलाई के पश्चात इसका प्रभाव कुछ कम हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि चुन्नट है, सलवटे रोधन है आदि। फिर है स्थायी। स्थायी परिसज्जा क्या होती है कि सामान्यतः रासायनिक उपचारों के माध्यम से इसे प्रदान की जाती है। ये कपड़े की संरचना में परिवर्तन कर देती है और ये कपड़े के पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कपड़े को जलरोधी बनाना है, छाते का कपड़ा है, आपके अग्निरोधी कपड़ा है, वो उसके जीवन भर तक वो परिसज्जा उसमें बनी रहती है। फिर है रासायनिक तथा यांत्रिक परिसज्जा तथा नम और सूक्ष्म परिसज्जा। अब पूछा जाता है यहाँ से कि रासायनिक या यांत्रिक परिसज्जा क्या है, तो देखो, तो उसके अंदर रासायनिक परिसज्जा में क्या होता है कि इसको नम परिसज्जा भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़ों के रूप में परिवर्तन करने या उसके आधारभूत गुणों में परिवर्तन करने के लिए रासायनिक उपचारों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक परिसज्जा में यह हो गया कि उसके रंग और रूप में परिवर्तन करने के लिए कपड़े में रासायनिक उपचारों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह परिसज्जा सामान्य टिकाऊ तथा स्थायी नम परिसज्जा होती है। उदाहरण के लिए अग्निरोधी और चिकनाई रोधी। यांत्रिक परिसज्जा, यह सूक्ष्म परिसज्जा भी कहा जाता है इन्हें। इस प्रक्रिया में कपड़े को परिसज्जा के लिए नमी, दबाव तथा ताप या यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़े को पीटना, ब्रश करना, कैलेंडरिंग, फीलिंग आदि शामिल है। ये परिसज्जाएं सामान्यतः या तो स्थायी होती है या अर्ध टिकाऊ होती है या लंबे समय तक नहीं रहती है। फिर है आधारभूत परिसज्जा और उनके प्रकार। आधारभूत सभी में की जाती है। मंजाई। मंजाई क्या होती है? कपड़े को साफ करना। ठीक है, जब कपड़ा करघे पे बनता है तो करघे जो करघा होता है, करघे से सीधे आने वाला कपड़ा दिखने में आभाहीन होता है, उसमें कोई सुंदरता नहीं होती है। कपड़ा बनने की प्रक्रिया के दौरान जब कपड़े को बनाया जाता है, उस प्रक्रिया में बुनाई को आसान बनाने के लिए सूत में तेल, माण, मोम आदि का प्रयोग किया जाता है। इससे दाग कपड़े में लग जाते हैं, तभी वो करघा में अच्छे से कपड़ा चलेगा, क्योंकि उसमें उस सूत के अंदर जो है तेल है, माण है, मोम आदि उसमें लगाया जाता है। तो देखो, जब कपड़ा बनता है जब तो वो आभाहीन होता है, इस तरह के इनमें दाग भी लग जाते हैं और उसमें कोई जो है जब उसको ये दाग लगे हुए होते हैं फिर उसमें रंगाई की जाती है, तो रंगाई में ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको पहले साफ किया जाता है कपड़े को। तो मंजाई, जो मंजाई है ये सफाई है कपड़े की। जब वो करघे से बन के आता है तो मंजाई गुनगुने पानी तथा साबुन के मिश्रण की सहायता से कपड़ों को साफ करने की औद्योगिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कपड़े को साफ करती है और इससे अधिक अवशोषक बनाती है। सूती कपड़ों को साफ करने के लिए उन्हें साबुन के घोल में उबाला जाता है। रेशम की गोंद निकालने के लिए उन्हें उबाला जाता है, जबकि ऊनी कपड़ों में से चिकनाई या तेल को निकालने के लिए उन्हें साबुन के घोल में उबाला जाता है। मंजाई धुलाई के पश्चात कपड़ा चिकना, साफ तथा अवशोषक हो जाता है। अब देखो विरंजन। विरंजन क्या है? जो विरंजन है वो सूत या कपड़े को दिया जाने वाला एक रासायनिक उपचार है, जिसको हम ब्लीच भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सूती कपड़े को दिया जाने वाला सूत या तंतु या कपड़े को दिया जाने वाला रासायनिक उपचार है, जो कपड़े के पीलेपन या उसके रंग को निकालने कर उसे साफ बना देता है। कपड़ा पीला पड़ गया तो उसको विरंजन कर दो, ब्लीच दे दो, तो कपड़ा जो है उसका रंग जो है उसका पीलापन निकल जाएगा। प्रोटीन युक्त तंतुओं के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक उपयुक्त विरंजन तत्व है तथा ऊनी कपड़ों के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित कपड़ों के लिए विरंजन की आवश्यकता नहीं होती। अगला है मान लगाना है सुदृढ़ीकरण। मान क्या होती है? देखो, सामान्यतः मांड का प्रयोग सामान्यतः उच्च गुणवत्ता तथा हल्के भार व ढीली बुनाई वाले तंतुओं के लिए किया जाता है। मांड कपड़े को भारी, कड़क तथा लहरदार बना देता है। अब देखो, यहाँ पूछा जाता है प्रश्न कि मांड लगाने के क्या फायदे हैं, मांड क्यों लगाया जाता है कपड़ों में? तो मांड कपड़े को भारी, कड़क तथा लहरदार बना देता है। ये कपड़े में चमक को बढ़ाता है तथा उसे चिकना बना देता है। सामान्यतः सूती, मलमल, पॉपलिन, कैब्रिक तथा पतले रेशमी कपड़ों में मांड लगाई जाती है। अब देखो, अगला है औद्योगिक इस्त्री क्या होती है, यानी कि कैलेंडरिंग। अब कई बार बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि कैलेंडरिंग किसे कहते हैं। देखो, आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज है, यानी कि क्वेश्चन का जो पत्र है, क्वेश्चन पेपर, उसका पैटर्न चेंज, यानी क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, बनेंगे तो वहीं से। आपको उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन के आंसर में से, मान लो अब ये क्वेश्चन है, ये आंसर बन रहा है यहाँ की कैलेंडरिंग किसे कहते हैं, इसी में से आपका MCQ पूछ लिया है ना, कि खालिस्तान पूछ लिया कि खाली है ना देश कपड़ा गर्म रोलों की अनेक श्रृंखलाओं से गुजारा जाता है, कहाँ? कैलेंडरिंग के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से यहीं से क्वेश्चन आंसर बनेंगे आपके, तो आपको अच्छे से इन पॉइंटों को पढ़ के जाना है। चलो आगे देखते हैं कैलेंडरिंग क्या है। कैलेंडरिंग में क्या होता है कि यह जो है ये किसी ग्रे या परिसज्जित वस्त्रों के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे साधारण तथा सामान्य परिसज्जा है। इसी प्रकार कैलेंडरिंग या औद्योगिक इस्त्री प्रक्रिया के माध्यम से कपड़ा गर्म रोलों की अनेक श्रृंखलाओं से गुजारा जाता है, ताकि कपड़े को सिलवट मुक्त चिकना बनाया जा सके। ये प्रक्रिया कपड़े को चिकना और चमकदार बनाती है और इससे कपड़े के रूप में निखार आता है। अगला है विशेष परिसज्जा। अब विशेष परिसज्जा में क्या होता है? सिकुड़न पूर्व परिसज्जा।
यानी कि सिकुड़ने से पहले परिचर्या दी जाती है। तो देखो सिकुड़न पूर्व परिचर्या क्या होती है? धोने या पानी में डुबोने के पश्चात कपड़े या परिधान के आकार में कमी आने लगती है, उसे सिकुड़ना कहते हैं। सिकुड़ना किसे कहेंगे? हम कोई कॉटन का कपड़ा लेके आते हैं, उसको जब धोते हैं तो धोने के बाद में वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो सिकुड़ गया। तो अब कुछ कपड़े ऐसे आते हैं, वो है तो कॉटन के, लेकिन धोने के बाद सिकुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको सिकुड़न पूर्व परिचर्या की गई है ना, उनको सिकुड़न पूर्व परिचर्या की गई है। उसमें क्या होता है कि अच्छी किस्म के सूती, लीलें तथा ऊनी कपड़ों को बाजार से लाने से पूर्व सिकुड़न प्रक्रिया से निकाला जाता है। इस पूर्व सिकुड़न को सेंफ्रोनाइजेशन कहते हैं। पूछा जाता है सेंफ्रोनाइजेशन किसे कहते हैं, है ना। पूर्व सिकुड़न से उपचारित कपड़े में सेंफ्रोनाइज या सिकुड़न रोधी या सिकुड़न नियंत्रण का लेबल लगा होता है। तो उस कपड़े में लेबल लगा होता है कि धोने के बाद ये कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। धुलाई के पश्चात कपड़े को और सिकुड़ने से रोकने के लिए प्राकृतिक तंतुओं से बनी कतिपय कपड़ों के पूर्व सिकुड़न उपचार को सेंफ्रोनाइजेशन कहते हैं। अब है मर्सरीकरण। प्रश्न यहाँ से पूछा था मर्सरीकरण क्या है। देखो कपास मूल रूप से चमक रहित तंतु होता है। जब कपास होता है ना, कपास जो होता है यानी रुई जो है, वो जो है चमक रहित तंतु होता है। कपास से बने कपड़ों में सिलवटें आसानी से पड़ जाती है और इन्हें रंगना कठिन हो जाता है। इसीलिए उन्हें मजबूत, चमकदार तथा अवशोषक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को मर्सरीकरण कहते हैं। पूछा जाता है कि मर्सरीकरण किसे कहते हैं या किससे उसको उपचारित किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। ठीक है, उसमें चमक लाने के लिए, कपड़े को अवशोषक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है उसे ही मर्सरीकरण कहते हैं। अगला है पार्श्वमेटीकरण। पार्श्वमेटीकरण क्या होता है? देखो पार्श्वमेटीकरण में सूती कपड़े का उपचार हल्के अम्ल से किया जाता है, जो आंशिक रूप से कपड़े को कमजोर कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप कपड़ा पारदर्शी या कड़क हो जाता है और ये इसे आर्गेंडी कहते हैं। आर्गेंडी कपड़ा ही पार्श्वमेटीकरण के आर्गेंडी कपड़ा कैसे बनाया जाता है? पार्श्वमेटीकरण की प्रक्रिया से बनाया जाता है, क्योंकि उसको हल्के जो उस कपड़े को सूती कपड़ा सूती होता है, जिसको हल्के अम्ल से उपचारित किया जाता है, जिसके कारण वो आंशिक रूप से कमजोर हो जाता है और पारदर्शी हो जाता है, एक से दूसरी तरफ उसको उस कपड़े से देख सकते हैं, है ना, और वो कड़क भी हो जाता है, तो उसे ही आर्गेंडी कपड़ा कहा जाता है। इस आर्गेंडी कपड़े को मान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब है वॉश एंड वियर, यानी कि पहने और धोए ऐसे कपड़े। वॉश एंड वियर कपड़े में क्या होता है कि वॉश एंड वियर नामक एक परिसज्जा है, जिसका प्रयोग सूती कपड़ों पर करके उसकी प्रकृति को पूरी तरह से बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में से उपचारित कपड़े में अधिक सलवटें नहीं पड़ती और उसका रखरखाव भी आसान हो जाता है। यदि वॉश एंड वियर वाले कपड़े को अच्छी तरह से सुखाकर व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखा जाए तो उसे बिना इस्त्री या थोड़ी इस्त्री के ही पहना जा सकता है। रंगाई छपाई क्या है? कपड़ों में रंग करने या डिजाइन बनाने की प्रक्रिया को क्रम से रंगाई छपाई कहती है। यानी रंग करना तो रंगाई कहलाता है और उसमें कोई डिजाइन बनाना क्या कहलाता है? छपाई कहलाता है। रंगाई कपड़े को ठोस रंग प्रदान करती है, जबकि छपाई में कपड़े के विशिष्ट स्थानों पर डिजाइन बनाने के लिए छपाई की जाती है। तो इस तरह से ये प्रश्न सारे करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब एक कपड़ों की रंगाई छपाई। देखो टेक्सटाइल परिसज्जा के लिए प्रयोग की जाने वाली रंजकों के प्रकार। रंजक मतलब होता है रंग। तो देखो रंग कौन कौन से होते हैं? रंजक रंग के करने का पदार्थ है। रंजक क्या है? रंग करने के पदार्थ है जिसका प्रयोग कपड़ों की रंगाई और प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। रंजक दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। रंग दो प्रकार के होते हैं। रंजक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रंजक और एक होते हैं कृत्रिम रंजक। देखो प्राकृतिक रंजक क्या होता है? जो प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, है ना। प्राकृतिक रंजक वह रंजक है जिनका प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। शुरुआत में वो प्राकृतिक रंगों से ही रंगना शुरू करता था। उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि वनस्पति, पशु तथा खनिज। ये पर्यावरण सहिष्णु होते हैं, यानी ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि पौधों से प्राप्त होने वाले प्रमुख रंजक जैसे हल्दी है, मेहंदी है, मजिस्टा है, नील तथा लाल, इनसे रंग बनाया जाता है। टायरियन पर्पल रंजक जो पशु स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा खाकी रंजक खनिज स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। खाकी रंजक किससे प्राप्त किया जाता है? खनिज स्रोतों से। कृत्रिम रंजक, इन रंजकों को रसायनों की सहायता से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। आगे देखो, ये रंजक अत्यधिक प्रदूषण तथा त्वचा में एलर्जी आदि समस्या उत्पन्न करते हैं। इनमें से कुछ रंजक जैसे जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध भी है। कृत्रिम रंजक का प्रयोग अत्यंत सरल होता है तथा इनका रंग प्राकृतिक रंजकों से अधिक पक्का होता है और ये अधिक चमकदार तथा अनेक रंग में उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से हम रंजकों का प्रयोग करते हैं। अब देखो कपड़े को रंजकों का प्रयोग, यानी रंजकों का प्रयोग कैसे किया जाता है कपड़ों पर? तो पहले तंतु स्तर। तंतु यानी कि तंतु क्या होते हैं? तंतु जो है धागे की मूल इकाई होता है ना, वो तंतु होता है। तो तंतु स्तर पर भी कपड़ा रंगा जाता है। जैसे कि यह पद्धति मानव निर्मित तंतुओं के लिए अधिक लोकप्रिय है। जो मानव निर्मित तंतु होते हैं उसके लिए लोकप्रिय है। इसमें रंगाई एक सी होती है तथा रंग भी पक्के होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान रंगयुक्त तंतुओं की व्यापक बर्बादी होती है, क्योंकि तंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब उसको रंगा जाता है तो तंतु इसे धीरे धीरे पानी में बिखर जाते हैं, तो उसमें बर्बादी होती है। पर मानव निर्मित तंतु
देखो तंतु मानव निर्मित होते हैं, प्रकृति वाले होते हैं। मानव निर्मित तंतु में तंतु तो लंबे लंबे बनाए जाते हैं, है ना। सूत स्तर, सूत स्तर का मतलब धागे के स्तर पर करगे की कताई के पश्चात तंतुओं पर रंगाई चढ़ाया जाता है। तंतु यानी बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं, फिर उससे धागा बनाया जाता है, तो सूत यानी धागे स्तर पर होता है रंगाई। विशेष रूप से जब इन्हें इसी रूप में बेचना जाता हो, यानी जैसे बुनाई की ऊन, जैसे बुनाई के लिए ऊन मिलती है, वो उसका ऊन का धागा बन गया, ठीक है, वो बिकेगा अब, है ना। एम्ब्रॉयडरी के जो है, एम्ब्रॉयडरी और क्रोशिया के लिए रंगाई स्तर पर की जाती है। एम्ब्रॉयडरी होती है, क्रोशिया होते हैं, उसके जो धागे होते हैं उसको भी जो है सूत स्तर पर उसको रंगा जाता है। अगला है कपड़ा स्तर पर। अब कपड़ा बन गया, कपड़ा बनने के बाद उसको रंगा जाता है, तो कपड़े स्तर पर वो रंगाई हो गई। वस्त्र स्तर पर जब कपड़ों को सिला जाता है, सिलाई करने के बाद में उसमें अलग अलग रंग देने के लिए उसमें रंगा जाता है, तो वो हो गया वस्त्र स्तर पर। तो तंतु जो है रंगाई कितने स्तर पर की जाती है? 4 स्तरों पर। तंतु स्तर पर, सूत स्तर पर, कपड़ा स्तर पर और वस्त्र स्तर पर। यानी सबसे मूल इकाई तंतु है, तंतु से सूत बनता है, सूत से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर हम वस्त्र सिल के वस्त्र बनाते हैं। तो 4 स्तरों पर कपड़े की रंगाई की जाती है। अब है जो है सजावटी रंगाई। सजावटी रंगाई में बंदेज आ गया, बाटिक आ गया। बंदेज क्या होता है कि बंदेज में कपड़े को चुनिंदा भागों में रंग के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में धागे का प्रयोग किया जाता है। बनाए जाने वाले डिजाइन के आधार पर कपड़े के चुनिंदा भागों को धागे से बांधा जाता है। इस तरह से ये देखो बंदेज होता है, तह लगाना, कुटी बांधना, है ना, गांठ बांधना, बाइंडिंग करना, इस तरह से उसमें रंगा जाता है। बंदेज या टाई एंड डाई। गुजरात में पटोला तथा राजस्थान में बांधनी भारत के प्रयोग होने वाली बंदेज की 2 लोकप्रिय परंपरागत रंगाई तकनीक है, या बता सकते हो। अब है बाटिक क्या होते हैं। देखो बाटिक भी प्रतिरोध रंगाई की पद्धति है। यानी बाटिक के जरिए क्या करते हैं, जहाँ पर हमें रंग नहीं करना होता ना कपड़े में, वहाँ पर प्रतिरोध के लिए कुछ मोम वगैरह लगा दिया जाता है, तो और बाकी जगहों पर रंग करना होता है, तो जहाँ पर मोम लगाया है वहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा। तो बाटिक भी प्रतिरोध रंगाई की पद्धति है। ये कपड़े के कुछ निश्चित स्थानों को रंगाई से बचाने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में मोम का या वैक्स का प्रयोग किया जाता है। कपड़े के चुनिंदा स्थानों में डिजाइन के आधार पर मधु मोम या पैराफाइन मोम को ब्रश या ब्लॉक से भरा जाता है। देखो अब ये यहाँ पर भरा गया है, जहाँ जहाँ भी रंगाई नहीं करनी होती है वहाँ पर मोम लगा दी जाती है, ठीक है। मान लो मछली में रंग नहीं करनी अंदर जहाँ पर भी, है ना, तो वहाँ मोम लगा दी गई है। और फिर जहाँ जहाँ रंग करना होता है वो खुला रहता है, वो खालिस्तान रहता है। रंगाई के दौरान इन भागों पर रंग नहीं लगता और यह डिजाइन का प्रभाव उत्पन्न करता है। बाद में मोम को निकाल दिया जाता है। अब छपाई और प्रिंटिंग क्या है। छपाई को ही प्रिंटिंग कहते हैं। रंगाई और छपाई में प्रमुख अंतर यह है कि रंगाई तंतु या सूत या कपड़े के स्तर पर की जाती है, रंगाई नहीं रंगना, जबकि छपाई केवल कपड़े के स्तर पर की जाती है। भाई कपड़ा तैयार होने के बाद तो छपाई करेंगे, तभी तो उसमें डिजाइन छापेंगे, ठीक है। तो अब छपाई की विशेष पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो कुछ प्रसिद्ध पद्धतियाँ जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, स्टेसिल प्रिंटिंग है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग बाटिक 2 परंपरागत प्रिंटिंग पद्धतियाँ। अब पूछा जाए ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कौन सी 2 परंपरागत पद्धतियाँ हैं प्रिंटिंग की, तो ब्लॉक प्रिंटिंग तथा बाटिक, ठीक है। राजस्थान में जयपुर के समीप सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल में शांति निकेतन बाटिक के लिए प्रसिद्ध है। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, ब्लॉक होते हैं, है ना, देखो इस तरह से ब्लॉक होते हैं, ये ब्लॉक बना दिए गए, ठीक है। लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, इस लकड़ी के ब्लॉक को डिजाइन बनाई, उसको शाई में डुबोए यानी रंग में डुबोए और फिर कपड़े पर छाप दिया, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे हम घर में भी करते हैं, भिंडी आलू तुरई की, है ना, कुछ लोग डिजाइन बना के उसको रंग में भर के कपड़े पर छापते हैं, कागज़ पे छापते हैं, तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग का ही तो एक उदाहरण है। तो इसे छापा जाता है। देखो ये ब्लॉक प्रिंटिंग के ही उदाहरण है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट है, ये कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, घर की देख रेख, है ना। अब हम देखते हैं कि घर की देख रेख के अंतर्गत हम घर कैसा लें, हमारे घर का स्थान कैसा होना चाहिए, हमारे घर में कौन कौन सी जगह जो होनी चाहिए उसको हम चयन कैसे करें। तो ये चैप्टर भी आपके मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए घर की देख रेख हम देखेंगे कि पहली बात तो ये घर के कार्य, घर क्या क्या काम करता है। तो पहली बात घर किसे कहते हैं। तो देखो मकान उस समय घर बनता है जब परिवार के सभी सदस्य उसमें रहना शुरू कर देते हैं और सभी खुशी, प्रेम, स्नेह, स्वास्थ्य, आराम, संतोष के साथ सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियों का आनंद लेते हैं। तब वो क्या कहलाता है, घर कहलाता है। कि जब जो है मकान घर तब बनता है जब उसमें परिवार के सभी सदस्य रहना शुरू करते हैं और प्रेम, स्नेह, स्वास्थ्य और आराम और संतोषपूर्ण गतिविधियों के साथ वो वहाँ पर रहते हैं। अब देखो घर के कुछ कार्य हैं। घर हमारे क्या काम करता है, हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है घर हमें, ठीक है। घर हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। घर हमें शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए हमारा घर होता है, ठीक है। अब देखो सुरक्षा कैसे देता है। सुरक्षा प्रदान करता है, मौसम के दुष्प्रभाव से बचाता है, आश्रय देता है, पशुओं, डाकुओं और शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है घर हमें, है ना। इसके अलावा आर्थिक
आर्थिक गतिविधियाँ घर में होती है, जैसे कि पैसे की कीमत हमें समझाता है, सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा बनाता है। देखिए जिसके घर होता है उसको क्या कहते हैं, अरे इसको तो कितना सुंदर बंगला है, तो उसकी आर्थिक स्थिति को, उसकी संपन्नता को वो दिखाता है ना। समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है वो। धन प्रदान करने वाली क्रियाओं का निष्पादन करने की क्षमता प्रदान करता है। आगे देखो, शिक्षा संबंधी तो व्यक्तित्व का विकास एवं मूलभूत पारिवारिक मूल्यों को बढ़ाता है। बांटना, ध्यान रखना तथा समानुभूति आदि जीवन कौशलों के विकास करने में सहायता करता है। परिवार के भीतर व बाहर संवाद स्थापित करता है, अपनेपन, अपनत्व के प्रभाव को प्रदान करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्यों परंपराओं का हस्तांतरण घर से ही होता है। अभी हम घर में जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो वो उसमें पलता बढ़ता है, तो घर के जो भी पीढ़ी होती है, घर में जो लोग होते हैं, उसके जो परंपराएं होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके जो संस्कार होते हैं, उस बच्चे में आते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। अब देखो, घर के लिए स्थान का चयन। जब हम घर के लिए स्थान का चयन करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो हमें आस पड़ोस देखना चाहिए कि उसका आस पड़ोस कैसा है, ठीक है। तो हम आस पड़ोस देखते हैं, उस आसपास का वातावरण, उनका रहन सहन किस तरह का है, ठीक है। और वहाँ बिजली, पानी, सड़क के आवागमन के साधनों, निकासी की उचित व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं, आसपास में स्कूल है, बैंक है या नहीं, बाजार है या नहीं। भौतिक विशेषता हम देखते हैं। भौतिक विशेषता हम देखते हैं कि जब हम इस तरह का चयन करते हैं तो देखते हैं कि घर जो है हमारी भारी यातायात के समीप ना हो, ठीक है। यातायात के समीप होने से वायु और ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ में वहाँ पर घर जो है वो स्थान है वो निचले स्थान पर ना हो, वरना पानी और बाढ़ का पानी भरने का खतरा वहाँ पर रहेगा, है ना। साथ में आसपास का स्थान भी शुद्ध वातावरण होना चाहिए। मृदा नहीं, मिट्टी कैसी हो, मिट्टी जो है थोड़ी कठोर होनी चाहिए, ज़्यादा पोली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें नींव नहीं खुदेगी। तो मृदा सतह से 2 से 5 फीट नीचे तक ठोस होनी चाहिए, तभी मजबूत नींव पड़ सकती है। तो मृदा भी हम आके देखते हैं, बालू रेत होगी तो वहाँ पर घर नहीं बन पाएगा, बरसात आएगी, मिट्टी कटेगी और नींव निकल जाएगी, ठीक है। और साथ में रेतीली और बजरीली प्रकार की मिट्टी में मकान अधिक गर्म रहते हैं। पथरीली सतह नींव के लिए अच्छी होती है, किंतु इस प्रकार की भूमि पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, है ना। तो अब देखते स्वच्छता संबंधी आवश्यकता है। जब हम घर खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि आसपास का वातावरण स्वच्छ है कि नहीं है, प्लाटों के अंदर कोई कचरा तो नहीं पड़ा हुआ है, गंदगी तो नहीं पड़ी हुई है ना। तो उसमें क्योंकि कचरा वाला प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह कूड़ा कचरा बना रहता है, तो उस घर में भी निकासी की समस्या यानी पानी के निकलने की समस्या बनी रहती है। अगला है व्यवहारिक सुविधा। हम देखते हैं व्यवहारिक सुविधा में जैसे कि हमारे आसपास में डाकघर, बैंक, अस्पताल आदि है कि नहीं, स्कूलों के लिए, स्कूल तक पहुँचने के लिए यातायात के साधन है कि नहीं। तो हमारी जो दैनिक आवश्यकताएँ होती है ना, नौकरी भी जाते हैं लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए यातायात की सुविधा पास में होनी चाहिए। बाजार है, बैंक है, डाकघर है, अस्पताल आदि पास में होने चाहिए। तो इस तरह की व्यवहारिक सुविधा भी हम देखते हैं। और हम क्या देखते हैं, देखो अब है घर के भीतर के क्षेत्र। तो घर के भीतर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, देखो घर के भीतर हमारे कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए रसोई होती है, बैठक रूम होता है, बरामदा होता है ना। मनोरंजन के लिए जगह होती है, पढ़ाई के लिए होती है, भंडार घर के लिए स्टोर रूम होता है। तो अलग अलग तरह के हमारे घर के अंदर स्थान होते हैं। शौचालय होता है, स्नान घर होता है। तो ये हमारी कई गतिविधियों को करने में सहायता करते हैं, है ना। अब हमारे घर के अंदर कुछ फर्नीचर वगैरह भी हम रखते हैं, है ना, स्थान का निर्धारण करते हैं। तो हम प्रत्येक कक्ष में की जाने वाले कार्यों की हम सूची पहले ही बना लेते हैं। अगर देखो अब बहुउद्देश्य, यहाँ पूछा जाता है कि बहुउद्देश्य फर्नीचर किसे कहते हैं। तो बहुउद्देश्य फर्नीचर वो होता है जो एक ही फर्नीचर से कई उद्देश्यों को यानी कई कार्यों को हम पूरा करते हैं। जैसे कि सोफा कम बेड, रात को सोफे को खींचकर सोने के बेड के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। भोजन पकाने की मेज को पढ़ाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक बक्सों को मिलाकर उसे सेटी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुउद्देश्य फर्नीचर बाजार में उपलब्ध होते हैं। जब कोई मकान छोटा होता है तो वो अपने घर में बहुउद्देश्य फर्नीचर का ही उपयोग करता है, ताकि घर की जगह कम रुके, कमरे की जगह कम रुके। कुछ प्रकार के फर्नीचर का प्रयोग भंडार, इकाइयों तथा कमरे के विभाजन के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए बैठक कक्ष को दोनों ओर से सेल्फी वाली रेक से विभाजित किया जा सकता है। बैठक की ओर खुले वाले सेल्फों में पुस्तकें रखी जा सकती है, जबकि भोजन कक्ष या रसोई की ओर खुलने वाले स्थानों में टोकरी का सामान रखा जाता है। सीढ़ियों के नीचे वाले स्थानों में भंडार कक्ष या शौचालय में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला देखो, अब है संयुक्त बैठक खाने का कमरा। ये भी हमारे लिए होता है, जिसमें हम बैठते हैं, भोजन करते हैं, सभी लोग वहाँ मनोरंजन करते हैं, ठीक है। शयन कक्ष होते हैं जो हमारे लिए आरामदायक होते हैं, रात को हम वहाँ पर विश्राम करते हैं। तो शयन कक्ष है वो शोर शराबे से मुक्त होना चाहिए, है ना। और पलंग और फर्नीचर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसी के अंदर शौचालय वगैरह होने चाहिए, ताकि जो है, और साथ में श्रृंगार का मेज उसमें होता है शयन कक्ष के अंदर। स्नान घर जो है उसमें वाटर क्लोजेट तथा धुलाई का स्थान
का संयोजन हो सकता है। जब शौचालय होता है या तो हमारा जिसके अंदर ही हमारे वाटर क्लोजेट होते हैं यानी कि पोट होते हैं और साथ में हमारा नहाने का स्थान भी होता है, ठीक है। इस तरह के स्नानघर होते हैं जो कि कम जगह घेरते हैं। तो जो स्नान घर है उसका जो फर्नीचर है फर्श और फिसल भरा नहीं होना चाहिए, आसानी से साफ करने वाला होना चाहिए। अब रसोई रसोई जो है आदर्श रूप में रसोई घर को पूरे उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि प्रातः काल में सूर्य प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके। सूर्य प्रकाश में भी संक्रामक के गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। एक अच्छी रसोई में निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, मक्खी मच्छर ना आए उसके लिए आप रसोई घर के जो है जाली वाला गेट लगा दीजिए। समय पर पर्याप्त सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें स्वच्छ वायु का प्रवेश हो, संवातन की व्यवस्था हो, ठीक है। रसोई घर में संवातन की अच्छी व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। रसोई की दीवार का रंग हल्का होना चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रकाश फैल सके। और कुछ महिला घर पे बैठ के खाना बनाती है, कुछ खड़ी रह के खाना बनाती है, तो वो अपनी व्यवस्था के अनुसार रसोई घर में इस तरह की सेटअप कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है घर के अंदर तथा बाहर स्वच्छता बनाए रखना। देखो हमारे घर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, अच्छा सूरज प्रकाश उसमें आए, तो उसके लिए हमारा घर स्वच्छ कैसा रहेगा जब उसमें सूरज का प्रकाश अच्छे से आए, संवातन यानी हवा अच्छी हो, सैनिटाइजेशन हो, उसमें स्वच्छता बनी रहे, ठीक है। प्रकाश की व्यवस्था, अब घर के अंदर हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। अगर घर में अंधेरा रहेगा तो कई तरह के कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर पनप जाएंगे, ठीक है। तो घर में प्रकाश की व्यवस्था प्राकृतिक प्रकाश के रूप में भी होती है और कृत्रिम प्रकाश के रूप में भी होती है। प्राकृतिक प्रकाश में जैसे सूरज के प्राप्त होने वाले प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। कृत्रिम प्रकाश में कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होने वाले प्रकाश को कृत्रिम प्रकाश कहते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब आदि। पर प्रकाश की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, वरना जो अंधेरे भरे घर होते हैं, घुटन भरे घर होते हैं, उसमें रहना जो है वो कई संक्रमण रोगों का कारण भी बनता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है तो कई तरह के कीटाणु वगैरह पनप जाते हैं। जब घर में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह कृत्रिम प्रकाश अति तेज नहीं होना चाहिए तथा इसकी व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि इसका प्रकाश कार्य करने के स्थान पर पड़े, न कि कार्य करने वाले व्यक्ति की आंखों पर। संवातन, अब देखो संवातन क्या है, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है। संवातन का अर्थ है घर के अंदर ताजगी बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु का प्रवेश घर के अंदर किया जाए तथा अंदर की बासी हवा को बाहर निकाला जाए, वो कहलाता है संवातन। तो हमारे घर के अंदर खिड़की है, दरवाजे है आदि रखते हैं जिससे हमारे घर की धूल, बदबू, नमी, भाप आदि बाहर निकल जाती है और बाहर की स्वच्छ वायु हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। और साथ में सर्दियों के मौसम में कोल्ड ड्राफ्ट को भी नियंत्रित किया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में कम से कम हमें एक खिड़की तो खोल के रखनी चाहिए ताकि घर की बासी हवा को अंदर बाहर भेजा जा सके। और खिड़की जो है, खिड़की और दरवाजे आमने सामने होने चाहिए ताकि हवा पास हो सके। चलो आगे देखते हैं। स्वच्छता, हमारे घर में साफ़ सफाई भी बनाए रखते हैं, कूड़ा कचरा को हम हटाते हैं, मलमूत्र का उचित निष्कासन करते हैं। इस तरह से हम घर में साफ़ सफाई बनाए रखते हैं। जैसे कि हम दैनिक सफाई करते हैं, घर की साफ़ सफाई के अंतर्गत हम डाइक्लिंग करते हैं, जैसे कि फर्श पर झाड़ू पोछा लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सतहों को झाड़ते हैं, डस्टिंग करते हैं, दरियों व कालीनों को सफाई करते हैं, प्रातःकाल बिस्तर को ठीक करते हैं, वस्तुओं को सलीके से रखते हैं। साप्ताहिक सफाई हम सप्ताह में भी करते हैं, जैसे कि हमने बाथरूम, शौचालय और वॉश बेसिन को सप्ताह में हम धोते हैं, मकड़ी के जालों को साफ करते हैं, रसोई के खानों की सफाई, रसोई में जो खाने होते हैं जहाँ पर वस्तुओं को रखा जाता है उन खानों की सफाई करते हैं, दरवाजों के हैंडल, हेल्थ तथा अन्य फिटिंग की सफाई करते हैं, लकड़ी की सत्तों तथा अन्य क्षेत्रों को पॉलिश करते हैं, आईनों तथा तस्वीरों की सफाई करते हैं। अब ये मौसमी सफाई जो मौसम के अनुसार होती है, गद्दों, कुशन, तकियों, दरियों तथा कालीनों को हवा लगाने के लिए धूप में रखना, ठीक है। पर्दों को धोना, पूरा फर्नीचर हटाने के बाद कमरों की व्यापक सफाई करना, भंडार गृह की सफाई करना, लकड़ी की वस्तुओं की सफाई व पॉलिश करना, उनके मरम्मत करना। कमरों की सफाई के दौरान ध्यान रखे जाने वाले सामान्य बिंदु भी बताए गए हैं। तो हमें अपने घर की जो पायदान वगैरह होता है उसमें घर का जो दरवाज़ा होता है उसके हम जब अंदर प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल नहीं लेके आने चाहिए, घर के जूते चप्पल अलग से रखिए आप, है ना। फुटमेट का पायदान का उपयोग करना चाहिए ताकि धूल मिट्टी बाहर उसमें फुट और पायदान पहुँची जा सके। और जो दरवाजे होते हैं, खिड़की होते हैं, उस पर हमें महीन जाली लगा देनी चाहिए ताकि धूल मिट्टी और मच्छर मक्खियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सके। रोज़ हमें घर की सफाई करनी चाहिए, खिड़की या दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए, नरम झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, दरियों और कालीनों को भी हमें साफ करते ब्रश से साफ करना चाहिए। और फिनाइल का प्रयोग करें, पोछा लगाते समय फिनाइल का प्रयोग करें। तो इस तरह से बताया गया। अब देखो यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि कुछ सतह हमारे घर में होती है जिसकी हमें सफाई करनी होती है, उसके लिए कुछ आवश्यक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। वो कौन कौन सी जगह होती है, जैसे कि सिरेमिक टाइल, चिकन या स्नान घर की टाइल्स को साफ करने के लिए आप क्या करते हो।
तो उसको साफ़ करने के लिए आप साबुन, डिटर्जेंट, वाणिज्य टाइल्स क्लीनर, सिरका, हल्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक के मग, बाल्टी, कुर्सियाँ, नल आदि को साफ़ करने के लिए गुनगुने पानी में साबुन और डिटर्जेंट का घोल, स्क्रब, सिरका, मिट्टी का तेल का, सोडे का प्रयोग करते हैं। शीशे, आईने, खिड़कियों को साफ़ करने के लिए अखबार का गीला पेड़, सिरका तथा वाणिज्य ग्लास का प्रयोग करते हैं। धातु के नल, तांबे के नल को नींबू, सिरका, इमली, गर्म पानी तथा साबुन का घोल तथा नमक का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की सतह को साफ करने के लिए गर्म कपड़ा, हल्के साबुन के घोल से भीगा हुआ स्पॉन्ज तथा सिरका उपयोग में किया जाता है। अब देखो, कूड़े कचरे को हटाते हैं हमने घर को साफ रखने के लिए कूड़े कचरे को हटाया जाता है। घर में एकत्रित अपशिष्ट को सामान्यतः 2 प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, रसोई का अपशिष्ट और जैसे कि सब्जियां तथा फलों के छिलके आदि। ये जैव निम्नीकृत है। हमारे घर में 2 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। रसोई घर से जो अपशिष्ट निकलता है जैसे कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो जैव निम्नीकृत है यानी बायो डिग्रेडेबल है, यानी कि इनको ये विघटित हो जाते हैं। और घर के अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें जैसे जैव निम्नीकृत होते हैं, यानी कि ये पिघल नहीं सकते, ये नष्ट नहीं होते हैं। अपजल के निपटान के लिए देखो, अपजल का निपटान, हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, तो गंदे पानी के निपटान का क्या तरीका अपनाएंगे, तो अपजल के निपटान के लिए हमारे घर में सिक्तन गर्त का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं हम। तो घर में सिक्तन गर्त का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमारे स्नान घर है, हाथों को धोने के स्थान है, रसोई घर का अपगंदा पानी है आदि, जो हम पाइपों के माध्यम से हम बगीचों के रसोई के बगीचे या सिक्तन गर्त में चला जाता है। इस तरह से हम सिक्तन गर्त को वहाँ पर बना सकते हैं। मानव मल का निपटान, स्वच्छ शौचालय, तो मानव मल का निपटान कैसे करेंगे, हम स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे। रोगों को फैलाने से रोकने के लिए मानव अपशिष्ट का उचित व स्वस्थ रूप से निपटान अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मक्खियों के भोजन पर बैठने, दूषित जल पीने, संदूषित कच्चे फलों व सब्जियों को खाने से रोगों का संचरण हो सकता है। जब हम नंगे पांव चलते हैं उस समय भी कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की कुछ विधियाँ इस प्रकार है। देखो, जो भी अपशिष्ट, अब यहाँ से पूछा जाता है मानव मल या अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की कुछ विधियों के नाम बताइए, तो कौन कौन सी, वो है वाटर क्लोजेट। देखो, अधिकतर बड़े शहरों में मानव मल की सफाई जल परिवहन प्रणाली द्वारा की जाती है। इस प्रणाली में घर के अपजल के साथ साथ मल मूत्र को भी निकासी तथा सीवरों की प्रणाली के माध्यम से जल द्वारा फ्लश किया जाता है। आपने देखा बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें खड्डे नहीं खोदे जाते मानव मल के लिए। उसके लिए क्या होता है कि वो सिविल लाइन होती है, सिविल लाइन के अंदर वो पाइपें जुड़ी हुई होती है, वो गंदा पानी वहाँ तक चला जाता है। मानव शौच के लिए एक सैनिटरी संस्थापन है, ये एक पाइप के माध्यम से सीवरेज लाइन के साथ जुड़ा होता है। मानव मल के निपटान के लिए वाटर क्लोजर प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है, क्योंकि ये सीधा सिविल लाइन से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सिक्तन गर्त। तो सिक्तन गर्त कैसे बनाया जाता है ये मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो एक बार आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक कहाँ होता है, जो अर्ध शहरी क्षेत्र होते हैं वह सेप्टिक टैंक का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में मूलतः कंक्रीट के टैंक या गर्त का निर्माण किया जाता है। घरों के अंदर कंक्रीट का टैंक या गड्ढा बनाया जाता है। घरेलू निकासी पाइप को इन गर्तों के साथ जोड़ दिया जाता है ना। सुलभ शौचालय को लोगों के आवश्यकता ही देखा होगा आपने, सुलभ शौचालय जरूर देखे होंगे। ये सुलभ शौचालयों का निर्माण सेप्टिक टैंक के सिद्धांत पर ही किया जाता है। सेप्टिक टैंक के लाभ क्या होता है कि इसके लाभ है स्वच्छ रहता है आसपास का वातावरण। ये वाटर क्लोजर प्रणाली की तुलना में कम लागत के साथ निर्माण में आसान होते हैं। ये भूमि जल को प्रदूषित नहीं करते हैं, दुर्गंध मुक्त होते हैं, बदबू नहीं आती है, रख रखाव में आसान तथा कम लागत के होते हैं। परंपरागत फ्लश शौचालयों में 13 से 14 लीटर पानी की तुलना में इस प्रणाली में केवल 1.5 से 2 लीटर पानी की ही आवश्यकता होती है। गर्त को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी गड्ढे को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें गर्त में एकत्र अपशिष्ट से अच्छी खाद बन सकती है। इसमें निर्मित गैसें मिट्टी में ही मिल जाती है, मच्छरों, कीटाणु तथा मक्खियों को पनपने से रोकती है। तो इस तरह से हम ये सेप्टिक टैंक काम आता है। अब है गर्त शौचघर। देखो, ये वहाँ बनाए जाते हैं जो कि शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ खड्डा खोद के बनाया जाता है। ये छेद के मुहाने पर कंक्रीट तथा एक प्लेटफॉर्म या उठे हुए पैर के स्टैंड रख दिया जाता है गड्ढा खोद के। ठीक है, छेद के मुहाने को ढक्कन से बंद कर देते हैं। इससे मक्खियाँ दुर्गंध की ओर आकर्षित नहीं होती और मल की दुर्गंध भी नहीं आती। यह प्रणाली अत्यंत स्वच्छ प्रणाली नहीं है, किंतु इससे भूमि जल को प्रदूषित होने की संभावना बनी रहती है। अब देखो, ये जो प्रणाली है ना बहुत अच्छी नहीं है ना, इससे भूमि गंदी हो जाती है, साथ में बदबू आती रहती है वहाँ पर, है ना। इससे भूमिगत जल को प्रदूषित करने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर आपके 4 चैप्टरों का रिवीजन करवा दिया है, तो बार बार चैप्टर्स को देखिए। आपके बुक्स जो है, बुक्स के अंदर भी आप इसके अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। विस्तार से चैप्टर पढ़ना है तो विस्तार से मैंने प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।